झूम के, हाँ गोल गोल घूम के। यूं ऐसे मुस्कुराई है ये सुबह जो आई है। यूं गुनगुना रही है वो, सबको जगा रही है वो। हाँ फूल लेके चोंच में जो चिड़िया चहचहाई है। खुली 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 है उसमें धुली धुली, जरा जरा चुलबुली शरारतों में है गुली। सुबह जो आई है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप? देखा हमारा सेट कितना हरा भरा रंगा रंग लग रहा है। ये पता नहीं अल्लाह ताला की ये जानदार चीज़ है ना, पौधे, ये वाकई एक ऐसी जगह पर जान डाल देते हैं जहाँ बंजर ज़मीन होती है, मगर अगर वहाँ दरख्त, फूल, पौधे, हरियाली होती है तो उस बंजर ज़मीन का रंग पूरा बदल जाता है, उसकी पूरी सीनरी बदल जाती है। वैसे अगर मैं बचपन की बात करूं तो उस वक्त हमें नहीं पता था कि हम बड़े होके क्या बनेंगे, मगर जिन बातों पे हमने डांटें खाई हैं, अगर हम याद करें तो कभी कभार वो डांटें आपको पता नहीं क्या से क्या बना देती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको याद है अगर आप दीवारों पे लिखने वाली लड़की होंगी या लड़के होंगे तो वही दीवारों पे लिखकर अम्मा अब्बा की मार खा खा कर आपने अपना जो बेसिकली आर्ट से मोहब्बत और प्यार और प्रैक्टिस है वो आपने कवर की, और हो सकता है कि उस आर्ट की वजह से आपने नाम कमाया हो। जिन जिन बातों पे कभी आपने पिटाई कमाई हो, थप्पड़ कमाए हो, उन्हीं बातों पर आपने दाद वसूल की हो। उसी तरह घर की कोई भी इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ खोल कर बैठ जाना, स्क्रू ड्राइवर ले लेना और कभी गाड़ियाँ खोल देना, डिंकीज़ खोल देना, घर का कोई इलेक्ट्रॉनिक का सामान, कोई घड़ियाँ खोल के बैठे हुए हैं और अम्मा अब्बा चीख रहे हो क्या कर दिया घर का हाल। मगर बड़े होके किसको पता था कि आप इंजीनियर बन जाएंगे और आप उसमें दाद कमाएंगे। उसी तरह झूठी सच्ची कहानियाँ बना के एक दूसरे की शिकायतें लगाना और सारे लोगों के टेंशन अपनी तरफ डाइवर्ट कर लेना, उसके बाद पकड़े जाने पर अम्मा की बहुत सारी मार और डांट खाना। लेकिन किसको पता था कि आप कोई राइटर बन जाएंगे बड़े होके। यही झूठी सच्ची कहानियाँ बनाते बनाते आपकी प्रैक्टिस ने आपको राइटर बना दिया और आपने दाद वसूल की। उसी तरह क्या पता था कि इस तरह छोटे छोटे फूल तोड़कर अपनी अम्मा को देना और फिर अम्मा से मार खाना। मेरे क्यों गमलों में घुसे, क्यों मेरे फूल तोड़े। फूल नहीं तोड़ते, उनका वो समझाना कि ये जानदार होते हैं। किसको पता था कि बड़े हो के ये फूलों के करीब रहना, दरख्तों के करीब रहना, मिट्टी से खेलना, ये सब आपको मोहब्बत दिला देगा गार्डनिंग की। गार्डनिंग, बागबानी जिसे कहते हैं, ये एक थेरेपी भी है। मिट्टी के करीब रहना, बहुत सारे लोग मेरे इर्द गिर्द भी ऐसे हैं जो मोहब्बत करते हैं फूलों से, पौधों से। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरी इमीडिएट फैमिली में मेरी माँ को इश्क था। थकी हारी आती थी ऑफिस से, लेकिन वो अपने बाग में बैठ जाती थी और बागबानी कर रही होती थी जी, खुद पौधे लगा रही हैं। और फिर कोई भी अगर प्रॉब्लम हो, गला पक गया, दाना निकल आया, अम्मी के पास हर मर्ज़ का इलाज पौधों से था, फूलों से था। ये लगा लो, ये सही हो जाएगा, वो कर लो, उसका पानी पका के पी लो, ये हो जाएगा। सो इतना इश्क, इतना मोहब्बत जितना मैंने अपनी अम्मा को देखा पौधों से करते हुए, उसी तरह मेरे हस्बैंड भी। ओहो, मेरे घर में पानी आए या ना आए, पौधे तो बस हर वक्त आने चाहिए। और इतने पौधे हैं कि उसके लिए ख़ास अलग टैंकर आता है पानी देने के लिए। तो मैंने ये इश्क और मोहब्बत देखी है लोगों की। आसपास मेरे बहुत लोग हैं जो इश्क करते हैं पौधों से। वैसे आपस की बात है, जब आप मैच्योर होते हैं तो आपको समझ आता है कि ये इश्क करने वाली ही चीज़ है। ये पौधे, ये ग्रीनरी, ये फूल, ये मोहब्बत, प्यार करने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि ये इतना फ़ायदा पहुंचाते हैं इंसानों को।
तो उसके ऊपर कुछ रोशनी डालने के लिए हम आज एक मुख्तलिफ प्रोग्राम आपके लिए लेकर आए हैं। कौन सा फल कब खाना चाहिए, कौन सा पौधा कब कहाँ कैसे लगाना चाहिए, कौन सा दरख्त आपके लिए फ़ायदेमंद है, ये सब बातें भी तो हमें सीखनी चाहिए। एक आम इंसान को इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद हमने कहा कि कोई ऐसी नॉलेज खुद भी ले और आपको भी दी जाए कि क्या आपके लिए, आपकी हेल्थ के लिए कौन सी सब्ज़ी, फ्रूट किस वक्त खाना सही है, कौन सा फल, कौन सा पौधा किस वक्त कहाँ किधर लगाना सही है। छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ सिर्फ गुड मॉर्निंग पाकिस्तान से लेने के लिए। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो जी आज एक थोड़ा मुख्तलिफ शो है, कुछ मैं भी सीखूंगी, कुछ आप भी सीखेंगे बागबानी के हवाले से और अपनी बॉडी को, अपनी हेल्थ के हवाले से, फ़ायदे पहुंचाने के हवाले से। हमारे साथ आज की जो गेस्ट लिस्ट है उसमें शामिल है जी फजीला काजी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक। मैंने कहा आज गार्डन शो है तो मैंने कहा मैं गार्डन पहन के आ जाऊं। गार्डन हो गई हैं आज। फिर हमारे साथ जो एक्सपर्ट्स में शामिल हैं जी रफ़ीकुल हक साहब, जो कि प्लांट्स इकोलॉजिस्ट हैं, हॉर्टिकल्चरल सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम कैसे हैं सलाम। आप? ठीक ठाक हैं? हाँ, थोड़ी सी तस्वीर रफ़ीउल हक ऐन वाला और अच्छा रफ़ीउल हाँ, हक जनाब। हाँ। और मैं ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन भी हूँ हॉर्टिकल्चरल सोसाइटी ऑफ अच्छा, पाकिस्तान अच्छा। का, जो कि अपनी शोहरत रखती है फ्लावर शोज़ के, इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स के लिए और अच्छा। हम इसका ऑफिस जो है वो DHA फेज़ 2 में है। ओके ओके। अच्छा, फिर हमारे साथ मौजूद हैं गालिब आगा साहब, जो कि कंसल्टेंट हर्बलिस्ट हैं, आगा नेचुरल कराची से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र। और फिर हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मोहम्मद हमज़ा, जो कि लैंडस्केप एक्सपर्ट हैं प्लांट्स वैली से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं। तो आज इससे पहले कि मैं शुरू करूं बागबानी के हवाले से, आप शौक़ रखती हैं फूल, उफ शदीद। गार्डनिंग? कौन सा बदज़ौक़ होगा जो शौक़ ना रखता हो, मतलब बदज़ौक़ ही होगा वो जो हाँ। शौक़ ना रखता हो। फूल तो आई थिंक हम जब बस इस दुनिया में आते हैं तो हम जब बड़े हो रहे होते हैं तो पहली चीज़ जिससे हमें इश्क होता है वो फूल होते हैं, जो मुझे मेरा एक्सपीरियंस है। हाँ। बल्कि मैं बताती हूँ, आप जब थोड़ा अभी बात कर रही थी, इंट्रो में बता रही थी, तो स्कूल के ज़माने में हम छोटे छोटे से थे, जब स्कूल के लिए तैयार होते थे तो हमारा जो घर था सिविल लाइंस में, उसके दोनों तरफ मेस होते थे, मैसेज। अच्छा। जो फौज के मैस होते हैं तो वो दोनों तरफ होते थे, तो ज़रा वहाँ के माली वाली भी बड़े कोई अच्छे परफेक्ट होते, तो उन जगहों पे बहुत खूबसूरत फूल लगते थे, इतना अच्छा लैंडस्केप होता था गार्डन का। और मैंने अपनी बचपन में ना हर रंग का फूल उस मैस में देखा है। अच्छा। तो हम क्या करते थे कि हम सुबह उठ के जाते थे, वहाँ से फूल चुराते थे और फिर स्कूल जाकर अपनी फेवरेट टीचर को देते थे। मतलब मैंने गुलाब के फ़िरोज़ी रंग का गुलाब का फूल मैंने देखा लगा हुआ। एक होता है ना कि आपने बना, अमूमन लाल होता है और हाँ। रेड होता है, येलो देख लेते हैं लोग, लेकिन मैंने वाइट गुलाब वहाँ देखा। मैंने बिल्कुल ब्लैक किस्म का जो गुलाब होता है वो देखा। बड़ी ग्राफ्टिंग करके वो वहाँ सारा कुछ करते थे। तो मुझे तो इश्क है फूलों से, और मुझे लगता है कि फूल इज़ द बेस्ट एक्सप्रेशन। अगर आप किसी से अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं, चाहे वो आपके माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, बच्चे हैं, तो फूल एक ऐसी चीज़ है कि आप किसी को भी दें तो उसके चेहरे पे ऑटोमेटिकली मुस्कुराहट आ जाती है। तो क्या आप गार्डनिंग करती हैं खुद भी, या थोड़ा सा नो हाउ है कुछ गार्डनिंग के बारे में? नहीं, नो हाउ तो है, कैसर को मुझसे ज़्यादा है। अच्छा। क्योंकि ज़रा वो हमारे घर में वैसे काफ़ी प्लांट्स हैं हमारे पास, कोकोनट ट्रीज़ भी हैं। अभी मैं इनसे बात करी थी, बल्कि वो भी अभी बात करते हैं। मेरे पास कोकोनट ट्रीज़ हैं हमारे पास, तो उनमें से हम, किसी ने कहा आप उसमें नमक डालें तो बड़ा अच्छा फल आता है, तो हम उसमें करते हैं, हम ज़रा खिदमत करते हैं। बादाम का दरख्त एक हमारे पास, अच्छा। तो हम करते हैं। कैसर ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो हाँ मुझे बिल्कुल शौक़ है और मेरा बड़ा दिल खुश होता है। और आपको नॉलेज ज़्यादा है या कैसर भाई को ज़्यादा नॉलेज है? अब ये तो पता नहीं, ये तो हम बात करेंगे तो पता चलेगा, लेकिन किचन के हवाले से मुझे काफ़ी इंटरेस्ट है। जैसे हरा धनिया, पुदीना और ये सब चीज़ें ये भी तो सारे हमारे जो हैं। गार्डन, किचन गार्डन की जो चीज़ें हैं, तो वो मेरा बड़ा दिल होता था। तो उनके मैंने कुछ तरीके अपनी तरफ से ईजाद किए हैं, बताऊँगी। अब देखते हैं। मतलब ईजाद क्या किया, मकसद है कि सीखें ही हैं मुख्तलिफ लोगों से कि किस तरह उन चीज़ों को आप बहुत दिनों तक ताज़ा रख सकते हैं। अच्छा, अब देखें हमारे यहाँ बहुत लोग हैं जिनको शौक़ भी होता है
कि अच्छा हम अपने घर पौधे लगाएं या रखें। और अगर आप मतलब आम तौर पे देखें तो लोगों के पास इतनी जगह नहीं है। जैसे ज़्यादातर कराची में स्पेशली लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं, शौक है मगर एक बालकनी के अलावा उनके पास कुछ नहीं है। तो ऐसे कौन से फल पौधे हैं जो आप एक छोटे से अपार्टमेंट के अंदर लगा सकते हैं? अच्छा सॉरी, मैं ना आप जवाब दीजिएगा, सॉरी आपकी बात से पहले एक से बात करूँ, मुझे याद आ गया बैल्कनी भी अगर हो ना, तो मेरी अम्मी को इतना शौक था कि हमारी बैल्कनी ना भरी रहती थी हर वक्त पौधों से, तो उसमें भी लगा लेते हैं। सॉरी जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया निदा आपका और आपकी टीम का कि आपने यहाँ इनवाइट किया और इस टॉपिक पे लब कुशाई का मौका दिया। प्लांट्स की सिलेक्शन के हवाले से जब हम बात करते हैं ना, उसमें प्लांट्स की नॉलेज होना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बहुत सारे लोग कराची में ख़ास तौर पे, जैसा आपने फरमाया कि लोग टेरेसेस में, बालकनीज़ में, अपार्टमेंट्स में होते हैं, तो वो प्लांट लगाना हर किसी का ही शौक है। बिल्कुल। और एक नन्ना सा बच्चा या कोई एक जिसको हम कहते हैं कि इंडिविजुअल, जिसको नया नया शौक हुआ है चंद पौधे खरीदने का और अपने घर में सजाने का, और जब वो एक नर्सरी से 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये के पौधे खरीदता है और अपने घर ले जाके रखता है, वो बेचारा काफ़ी केयर भी करता है, उसको पानी भी देता है, और फिर जब वो पौधा मर जाता है तो वो उसको एक बहुत बड़ा धचका लगता है, एक बहुत डिसहर्टिंग फैक्टर है। बड़ा ये दुख होता है, बहुत दुख होता है। वही ना, इसमें जो नॉलेजेबल फैक्टर है ना सबसे ज़्यादा, वो ये है कि एक आम आदमी को, किसी भी एक इंडिविजुअल को इस चीज़ की एक आइडेंटिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए जो नर्सरी वाले कहते हैं ना, हम लोग वही बिलीव करते हैं जी। कि अच्छा उन्होंने कह दिया हाँ बाजी ये बड़ा अच्छा लगेगा, अच्छा जी गेंदे के फूल उठाए और चल दिए और लगा दिए वो। ऐसे ही तो वो कौन से पौधे आप बालकनी में रख सकते हैं, कौन से पौधे घर के अंदर रख सकते हैं, और कौन से बने ही गार्डन के लिए? बिल्कुल सही है। अब इसमें देखें, प्लांट्स की जो सिलेक्शन होती है उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि शेडेड वैरायटीज़, या जिनको हम कहते हैं इंडोर प्लांट वैरायटीज़। अच्छा। देखें, कुदरत में तो कोई भी चीज़ इंडोर या आउटडोर नहीं है। ये विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्तन फवक्तन इस चीज़ का एक्सपेरिमेंट करके देखा गया है कि कौन सा पौधा बगैर धूप के, कम धूप के और ज़्यादा धूप में वो पौधा सर्वाइव कर सके या पनप सके, चल सके। कुछ प्लांट की पर्टिकुलर वैरायटीज ऐसी हैं जो कि आप अपने बेडरूम्स में भी रख सकते हैं। अच्छा। आप अपनी बालकनीज में रख सकते हैं, टेरेसेस में रख सकते हैं, जहाँ पे धूप बहुत लिमिटेड आती है। हमारा तो बित बना हुआ है वो कैक्टस वगैरह जो होते हैं। मनी प्लांट भी होते हैं, मनी प्लांट भी अंदर चल जाते हैं ना? जी हाँ, जी हाँ, मनी प्लांट उसमें सर-ए-फहरिस्त है। इसके अलावा हमारे पास स्नेक प्लांट है, यहाँ पे हमारे पास वो मौजूद भी है। और प्लांट देखा स्नेक प्लांट, जी हाँ, और फिलोडेंड्रॉन्स हैं। हमने साहब आपको थोड़ा खड़े होके हमें दिखाना पड़ेगा। जी प्लीज। सॉरी, मैं आपको आगे ले जाती हूँ। स्नेक प्लांट थोड़ा आप बता दें, मुझे तो कुछ भी नहीं पता पौधे शौधों के बारे में। हाँ, आप इधर इस तरफ आएंगे ताकि वो कैमरे के आगे ना आए, ताकि लोगों को नजर आए। हमने नाम भी लिखा हुआ है, स्नेक प्लांट किधर रखा? जी, ये स्नेक प्लांट रखा हुआ है, इसका टैग वो फ्रंट पे लगा। ठीक है, ये वाला स्नेक प्लांट है। ये स्नेक प्लांट है, ये आप इंडोर रख सकते हैं। इंडोर रख सकते हैं, इवन आप अपने बेड के साथ रख सकते हैं, आप अपने बेडरूम में रख सकते हैं। अच्छा। और जो सबसे इसके बारे में, इस पौधे के हवाले से जो सबसे मुनफरिद चीज़ है ना, वो ये कि ये एयर प्योरीफाइंग प्लांट है। ये आपके बेडरूम में जो एयर टॉक्सिन्स होते हैं, ये उसको रिमूव करता है। अच्छा। आपकी जो नाइट की स्लीप है, आपकी नींद को ये और ज़्यादा उसको इन्हेंस करता है, और ये आपके घर का जो एटमॉस्फेयर है उसको बहुत हद तक ये बहुत उसको बेहतर करता है। तो ये तो फिर होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। उसके अलावा एक और वैरायटी है जो हमारे राइट पे है, ये रबर प्लांट कहलाता है। अच्छा। अब ये बरगंडी रबर प्लांट इंडोर, ये वो तो नहीं जिसमें से वो दूध निकलता है वाइट वाइट, ये रबर प्लांट वो तो नहीं है? देखिए, सैप तो खैर होता ही है हर प्लांट में, पत्ते के अंदर से एक जी दबाएं जी जी, तो। उसमें सैप तो खैर होता ही है प्लांट में ना। अच्छा, ये भी इंडोर और सेमी शेड की बहुत अच्छी वैरायटी है। अच्छा, ये रबर प्लांट डेकोरेशन के लिए या इसके कोई फायदे हैं? ये भी एयर प्योरीफाइंग में यूज होता है। और इसके अलावा ये ऐसी जगह जहाँ धूप कम आती है, जैसे आपकी बालकनीज है या टेरेसेस हैं, जहाँ पे कराची वालों को बहुत ज़्यादा इस चीज़ का शौक होता है कि घर पे पौधे लगाएं, लेकिन धूप नहीं आती तो वो पौधे मर जाते हैं। अच्छा। उस चीज़ के लिए सबसे बेहतर चॉइस जो है ये रबर प्लांट है। और इसके पत्ते में आप देख रही हैं कुदरती तौर पे एक बरगंडी कलर है। जब ये ऊपर से नया लीफ ये ओपन करता है तो ये मरून या रेडिश टाइप का इसका शेड होता है। तो ये नॉर्मल एक ग्रीन शेड से भी एक मुनफरिद एक चीज़ है। तो इसके कलर टेक्सचर को थोड़ा कहते हैं कि रात को कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं प्लांट्स, तो आपको लगता है कि घर में रखना सही है? फिर ये तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं रात में पौधे। कुछ पर्टिकुलर वैरायटीज ऐसी हैं जिनका जो प्रोसेस है वो रिवर्स है।
ये रात के वक्त आपको ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। ओके, जी हाँ। अच्छा। जैसे आप अगर चेक करेंगे कभी गूगल पे तो आपको पूरी लिस्ट मिलेगी नासा के एयर प्योरीफाइंग प्लांट्स की। इसमें पर्टिकुलरली 20 to 30 वैरायटीज हैं प्लांट्स की, जिनका आपके घर में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वेरी गुड। और ये चीज़ें आपके घर के एटमॉस्फेयर को, एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा हद तक ये सूथिंग और रिलैक्सिंग बनाती हैं। और बताइए और क्या घर के अंदर रखने या अच्छा, इसके अलावा कराची वालों के फेवरेट प्लांट आपको पता है, रात की रानी और गुलाब। ये तो हर किसी को ही शौक होगा। बल्कि आप किसी इंडिविजुअल से अगर 2-3 पौधों के नाम पूछेंगे तो शायद उसको ये 2 या 3 पौधों के ही नाम आम पता हो, याद होंगे। तो ये रात की रानी का पौधा है, ये वाला। इसमें इसके जो आप देख रहे हैं ना, ये फ्लावर्स इंडोर है कि ये आप वहाँ पे क्यारी में बाहर लगाएं? ये आप आउटडोर में रखेंगे जहाँ पे प्रॉपर धूप आती एंट्रेंस होगी। पे ज्यादातर लोग लगाते हैं ताकि इसकी खुशबू आती है, जी हाँ। तो घर एंटर होते ही एक खुशबू महकती है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। और इसकी फ्रेग्रेंस तो खैर बताने की ज़रूरत भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा फ्रेग्रेंट प्लांट है ये। इसके अलावा हमारे पास कुछ यहाँ पे गुलाब की वैरायटीज़ हैं, रोजेज़ की। तो इसमें मल्टीपल कलर के रोजेज़ हैं। रोजेज़ भी एक मिथ है, लोग कहते हैं कि कराची में गुलाब ग्रो नहीं कर सकता, या लोग परचेज करके लेकर आते हैं और वो सर्वाइव नहीं होता। ये गुलाब हो गया या इस तरह की रात की रानी है, मोतिया है, ये पौधे मीठा पानी मांगते हैं। कराची में क्योंकि मीठे पानी का थोड़ा सा लिमिटेशन है, इसका फुकदान है, तो जहाँ पे भी आपके पास प्रॉपर धूप मौजूद हो और मीठा पानी मौजूद हो, वहाँ आप गुलाब है, रात की रानी है, इस तरह के जो फूल वाले पौधे हैं ये आप वहाँ लगा सकते हैं। वहाँ लगा सकते हैं, जी हाँ। ठीक है। और अभी अंदर रखने के लिए ये 2 आपने जी हाँ। इसके अलावा अगर हम अपने लेफ्ट साइड पे थोड़ी वॉक करें तो हमारे पास यहाँ पे कुछ वैरायटीज हैं फर्न के प्लांट्स की। ये इसके ऊपर टैगिंग हुई हुई है, फर्न, ये वाले। जी हाँ। ये फर्न्स बेसिकली ये ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट से ये प्लांट जो है ये ट्रॉपिकल नेचर का है। यानी ऐसी जगह पे जहाँ पे हल्की धूप, हल्का साया आता हो, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती हो, वहाँ फर्न का प्लांट एक बहुत अच्छी सिलेक्शन है। यानी ये बालकनी में आप रख सकते हैं? ये आप बालकनी में रख सकते हैं। आप इसको ऐसी जगह पे जहाँ पे आपके दिन में आधा वक्त धूप आती हो और बाकी धूप चली जाती हो, तो आप वहाँ पे फर्न के प्लांट्स आप रख सकते हैं। सही है। उसके साथ ही फिलोडेंड्रॉन्स हैं, जिनके पत्ते आप देखें तो बिल्कुल मनी प्लांट की तरह है, लेकिन थोड़ा सा इसका लीफ डिफरेंट है उससे। इसकी ओरिएंटेशन जो है वो, ये इसकी बात हाँ, कर रहे हैं? ये जो हरे हरे, जी हाँ, ये कहाँ लग सकते प्लीज? ये आपके बेडरूम्स में, आपके ड्राइंग रूम्स में, क्योंकि ये लो लाइट पसंद करता है ये प्लांट। अच्छा। तो लेकिन एक चीज का खास ख्याल रखना है कि जितने भी इंडोर के प्लांट्स हैं, इनको पानी की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है। ओह, तो ऐसा ना हो कि पानी डालते जाएं ज्यादा, उससे भी जल जाते हैं ज्यादा पानी डालने से। हमेशा जो इंडोर के प्लांट्स मरते हैं ना, जो भी हमारे पास कंप्लेंट्स आती हैं, उसमें ज्यादातर फैक्टर जो है वो ओवर वाटरिंग का होता है। तो कितना पानी डालें? देखिए अभी जैसे गर्मी, अब कराची में गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं, तो गर्मी के मौसम में हम हफ्ते में सिर्फ 1 दफा पानी डालते हैं। पूरे हफ्ते में सिर्फ 1 दफा पानी ये तो डालते हमें पता ही नहीं। हैं। जी हाँ। वो एयर से ले लेते हैं ना, हवा से ह्यूमिडिटी ले लेते हैं ना पानी। और सेकंड चीज ये है कि जब आप उसको पानी देते हैं, क्योंकि धूप नहीं होती घर में ना, तो वो पानी खुश्क होने में भी, ड्राई आउट होने में भी बहुत टाइम लगता है। अच्छा। इस वजह से इंडोर के प्लांट्स की जो पानी की रिक्वायरमेंट है वो काफी लिमिटेड है, बहुत कम पानी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा टेबल प्लांट्स, बहुत सारे लोग अपनी डाइनिंग टेबल पे प्लांट्स रखना चाहते हैं, अपनी साइड टेबल्स पे रखना चाहते हैं, तो हमारे पास ये पेंसिल कैक्टस का प्लांट है, जिसकी आप देखेंगे स्टेम बिल्कुल पेंसिल की तरह हाथ लगा है। के सबसे ऊपर टॉप पे जो प्लांट रखा हुआ है, ये पीछे ऊपर टॉप पे, ये ऊपर पेंसिल कैक्टस रखा हुआ है। ये वाला पेंसिल की तरह का, ये पेंसिल कैक्टस है। पेंसिल ये आपने डाइनिंग टेबल पे रख लिया। आप एग्जैक्टली इसको आप अपनी डाइनिंग टेबल पे रख सकते हैं, आप इसको अपनी कॉर्नर टेबल्स पे रख सकते हैं। प्यारा भी लग रहा है वैसे। और ये इसको मैं अगर आम अल्फाज में कहूँ, ये बहुत ढीठ पौधा है। अच्छा, ये मरने वाली चीज नहीं है, बहुत रफ एंड टफ है। पानी देना भी है कि नहीं देना? नहीं, पानी देना है, लेकिन बहुत लिमिटेड पानी देना है। इसको आप अगर हफ्ते 10 दिन में 1 दफा भी पानी देंगे तो काम तो ये उसमें सर्वाइव करेगा, बहुत अच्छा सर्वाइव करेगा। जबरदस्त जबरदस्त। और इसके अलावा कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो कि किचन गार्डनिंग, क्योंकि आपको पता है कि घरेलू पैमाने पे लोगों को सब्जियात उगाने का, सब्जी के पौधे लगाने का बहुत शौक होता है। यहाँ पे हमारे पास कुछ प्लांट्स ऐसे हैं, जैसे टोमेटो हमारे पास यहाँ मौजूद है। अक्सर टमाटर, छोटे वाले टमाटर होते हैं, वो लगे होते हैं जी, छोटे वाले कीनू लगे होते हैं। ये बेचारे गमलों में हमने लगाए हुए होते हैं, जो जिनके पास जगह नहीं होती। बिल्कुल ऐसे ही है ना? और अब देखें हमारे पास यहाँ, क्योंकि लिमिटेड वैरायटीज हमारे पास हैं, उसमें हमारे पास टोमेटो प्लम वैरायटी अवेलेबल है। इसमें फ्लावरिंग हो रही है पौधों में ना, तो अब ये है टोमेटो। जी, अब ये जो छोटे छोटे येलो फ्लावर्स आपको नजर आ रहे हैं ना, ये अब फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये वाले? जी, ये वाले। क्यूट। तो अब ये सारे, अब इसमें आहिस्ता आहिस्ता
टमाटर बनना शुरू होगा। ये हम बालकनी में लगा सकते हैं टमाटर, ऐसी जगह जहाँ धूप आती हो, धूप प्रॉपर आती है। हाँ प्रॉपर। अगर तो आप गार्डन में ही लगेंगे, बालकनी में प्रॉपर धूप नहीं आती। देखिए कुछ लोग ऐसे जिनका वेस्ट ओपन अपार्टमेंट्स है ना, थोड़ी हाइट पे, तो वहाँ पे धूप अच्छी आती है, वहाँ वो ये प्लांट्स लगा सकते हैं बहुत इजीली। बल्कि हमारे कुछ दोस्त ऐसे हैं जो इतना टोमेटो अपनी छतों पे अपने बालकनीज में ग्रो करते हैं कि वो हमें गिफ्ट करते हैं। इतने टमाटर और इतनी सब्जियां वो प्रोड्यूस कर लेते हैं। हाँ, अच्छा हम बैठ जाए या अभी आपको कुछ और दिखाना है? बस बाकी तो 2-3 और प्लांट है किचन गार्डनिंग के, बता दे। जैसे हमारे पास यहाँ कोरिएंडर है, धनिया रोजमर्रा में आपको पता है कि हर किचन की जरूरत है। तो धनिया गमले में लगा के रख, ये भी अब देखेंगे कितने छोटे 4 इंच के पॉट में कितना धनिया लगा हुआ है कि अगर आप इतने छोटे छोटे पॉट्स में भी ये चीजें लगा देंगे तो आपका डेली बेसिस की जो रिक्वायरमेंट है किचन की, ताजी आ जाएगी, वो आप यहाँ से रखना भी नहीं पड़ेगा। जी, जो अक्सर हम फ्रिज में ला के उसको टिश्यू पेपर में रैप करके और इस तरह रखते हैं, तो ये बेहतर हो जाएगा। आप फ्रेश ले सकते हैं सारी चीजें। बिल्कुल। तो ये सारी वैरायटीज आज यहाँ थी जिसपे हम डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू। अच्छा, ये कैक्टस से मुझे याद आया, असला मेरे बेटे को ना, बड़े वाले को, उसको बड़ा शौक था कैक्टस लेने का और अपने रूम में रखने का। तो जो छोटे पॉट्स हैं उनमें उसने वो छोटे छोटे कैक्टस जो आते हैं बड़े क्यूट से, वो डिजाइनर ही लगते हैं मुझे तो वो तो वो लगे हुए होते थे, तो वो उसने लेके ना अपने कमरे में रखे हुए थे। और वो सालों साल वो मतलब आराम से चलते रहते हैं। बस अगर वो ज्यादा पानी दे दिया उसने एक दफा, तो वो थोड़े से बेचारे ऐसे हो गए थे मुरझाए हुए। क्योंकि कैक्टस जो है वैसे भी वो डेजर्ट का पौधा है, तो वो कम पानी में चल जाता है। और मुझे तो एक ही प्लांट इंडोर का पता है भाई, मनी प्लांट। क्योंकि हमने कहीं से सुना, अम्मी कहती थी भाई मनी प्लांट लगा लो, पैसे आएंगे घर में। तो अम्मी ने हर जगह मनी प्लांट लटकाई हुई होती थी। अब वो मिथ थी या जो भी था, लेकिन वो यही था, अम्मी कहती थी भाई मनी प्लांट लगाओ। तो हमारे घर में बहुत ज्यादा इंडोर जो है ना मनी प्लांट लगा। अच्छा, मनी प्लांट की एक खास बात है, आप उसे पानी की बोतल में डाल दें, वहां से भी वो उगता है। आप उसे मट्टी में लगा दें, कि चक्कर क्या है ये, मतलब कैसे ऐसे होता है कि वो पानी में भी आपने डाला हुआ है बोतल में? उसकी जड़ें होती है ना, अगर आपने वो निकाला भी है, अगर उसकी जड़ है तो वो हर जगह चल जाता है। हर पौधा अगर जड़ वाला है, जैसे अभी आप हरे धनिया की बात कर रहे थे, तो एक तो ये था कि हरा धनिया जैसे आप टिश्यू पेपर में लपेटते हैं, वो भी एक आइडिया। लेकिन अब मैंने क्या किया, मुझे ज़्यादा धनिया चाहिए होता था, मुझे फ्रेश अच्छा लगता है, तो मैंने ना मैं इतना बड़ा सा बॉक्स लेकर आई हूँ। उस बॉक्स में एक जाली की भी, उसी बॉक्स की एक अंदर की जाली है, तो उसके अंदर मैं पानी डालती हूँ बॉक्स में, और उस पर वो हरा धनिया और पुदीना वो रूट्स के समेत ही ऐसे ही रख देती हूँ और फ्रिज में रख देती हूँ। मतलब 15-20 दिन तो कहीं नहीं गया वो, ऐसे जितनी दफा मैं निकाल, क्योंकि उसकी रूट्स होती है, अंदर जड़ें होती है ना, तो वो बिल्कुल फ्रेश रहता है। हाँ, तो वो उगता रहता है उसी में? नहीं, उगता तो नहीं रहता, लेकिन ये कि वो फ्रेश बिल्कुल रहता है। नहीं, जैसे मनी प्लांट जो है वो तो आप पानी में डालें तो उसमें वो फैलता भी रहता है। लेकिन वो बॉक्स बंद होता है ना, अब जैसे फ्रिज में रखने के लिए तो सर्टेन वो है ही, इन्हीं के लिए बॉक्स है धनिया और उसके लिए, तो वो ऊपर से ज़्यादा बंद होता है, तो उसको हवा नहीं लगती। लेकिन ये कि जो पानी उसके अंदर होता है और फ्रिज में रखा होता है, तो वो फ्रेश रहता है जितना भी। मैं पूछना ये चाह रही हूँ कि ये क्या मंतक है कि वो पानी में भी उग रहा है, मट्टी में भी उग रहा है? कोई भी आप लोगों में से बताना चाहे तो। देखिए, जिस इसका फजीला साहबा तस्करा कर रही हैं, वो तो उसको प्रिजर्व कर रही हैं फ्रेश इसमें, लेकिन पानी में भी उगाया जाता है। और उस सिस्टम को हम कहते हैं हाइड्रोपोनिक। हाइड्रोपोनिक सिस्टम ये होता है कि पाइप या कोई भी वाटर चैनल में न्यूट्रिएंट मिला देते हैं। अच्छा। स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट होता है, और वहाँ पौधों को, छोटी उम्र के पौधों को छोटे छोटे से पॉट्स में लगा के विदाउट सबस्ट्रेटम, या अगर बहुत ज़्यादा शौक हुआ तो कोकोपीट डाल देते हैं। और वो थोड़े दिन के बाद आपको जो है ना उसकी जड़ें बाकायदा, अगर आप उसको पॉट को निकालें तो आपको जड़ें नज़र आएंगी। सो यू कैन कीप देम एज पर योर डिज़ायर। जब आपको हार्वेस्ट करना है आप इस्तेमाल करें। और बाहर इससे ज़्यादा ब्रोकली और साथ ये जो सलाद है, इसके ये हाइड्रोपोनिक पे ही हो रहा है। और बहुत सारे कॉर्पोरेट्स में अब ये जो है कार्बन ट्रेडिंग का एक सिलसिला चल निकला है, तो लोग अपने कार्बन बजट को कम करने के लिए ये सारी मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। एक ब्रेक के बाद आके प्रॉपर समझूंगी भाई। एक आम इंसान को जो समझ आए, हमें कुछ नहीं पता बागबानी के हवाले से। हमें तो बस ये पता है कि भाई मतलब थोड़ा सा नमक डाल दो और न्यूट्रिएंट्स यही हुए, ये पत्ती डाल दो, ये वो। लेकिन इसके बारे में जानकारी हम देंगे आपके छोटे से वक्फे के बाद। हमारे साथ रहिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो आज हम फल, फूल, पौधे, नेचर, इन सब चीज़ों के ऊपर बात कर रहे हैं। और क्योंकि देखें बाहर आ गई है ना, बाहर का सीज़न है,
और हर तरफ हरियाली हरियाली नजर आ रही है। हम आए बाहर आई। हम आए बाहर नहीं, आई। मैं तो वैसे ही अप्रैल में पैदा हुई थी, बाहर का मौसम था, तो ओहो, हम आए बाहर आई। तो ये जो हरियाली है बेसिकली आपको आपकी आंखों को ठंडक पहुंचाती है, और मेरा ख्याल से हर शख्स को जिसके पास जो भी अगर जगह मैसर है, दरख्त लगाना अगर वो लगा सकता है, उसके पास इतनी जगह है तो दरख्त लगाए, पौधे लगाए, इससे हमारी इन्वायरमेंट ही बेहतर होगी। तो उस बेहतरी के लिए हम यहाँ एक छोटा सा इनिशिएटिव लिया है कि आज का पूरा शो हमने ये डिज़ाइन किया है कि आपको थोड़ी सी नॉलेज दें कि बेसिकली बागबानी है क्या, ये सब फूल पौधे इसी से रिलेटेड है। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि हमें ज़रा सही से आसान अल्फाज में समझाएं कि जैसे आपने कहा कि खाद को या इन पौधों को अच्छा उगाने के लिए आप न्यूट्रिएंट्स डालते हैं, ठीक है। अब खाद में अगर न्यूट्रिएंट्स डाल लें तो वो क्या हो सकते हैं? हमें तो वो मिथ हमें पता है, मेरी अम्मी तो सारे केले के छिलके और ये वो सारी चीज़ें उसमें दफना देती थी खाद के अंदर। हाँ, कि वो ऑर्गेनिक खाद बन जाती है ना, वो तो चाय की मुझे पत्ती भी इस तरह करती थी। मुझे तो जो चीज़ पता थी, जो अभी वो सादा लफ्ज़ों में, वो फिर आप उसको कीजिएगा, बताइएगा। हमारे पास जैसे कोकोनट ट्रीज हैं और उस पे दो हैं, एक वो ग्रीन वाला जो होता है गोल्डन मलाया और एक श्रीलंका। गोल्डन वाला जो मलेशियन होता है। तो हमें किसी ने कहा कि भाई आप इनके ना साइडों पे ऊपर नमक डाल दें, अच्छा, सॉल्ट। तो वो पूरी थैलियां हमने नमक की भर भर के डाली, उससे वाकई फल बड़ा अच्छा आना शुरू हो गया। अच्छा। हाँ हाँ, बहुत अच्छा तो, फल तो आया। ये थोड़ी सी बताइए, आप दोनों में से कौन बता सकता है? मैं आपको बदीन में ही हमारे पास एक फार्म था, परियार साहब का, वो उन्होंने कोई 1200 के करीब जो है ना पौधे लगाए थे। अच्छा। और अल्टीमेटली उन्होंने अपने कमदार को जो है दिल बर्दाश्त होकर कहा कि तुम सबको चॉप कर दो। क्यों? उसमें फ्रूट सेट नहीं होता था, जब फ्रूट आता था वो गिर जाता था। अच्छा। एंड दैट वाज नथिंग, नो रॉकेट साइंस। हाँ। पोटेशियम की डेफिशिएंसी थी। अच्छा। ज़मीन जो शोरज़दा होती है या नमकीन होती है जी, उसमें सोडियम की मिकदार ज़्यादा होती है। अच्छा, सोडियम क्लोराइड यानी नमक के वो यानी कि पूरी साइंस है। हाँ, ये बहुत बड़ी साइंस है। अगर कोई आम इंसान मेरी तरह कोई फार्म हाउस बनाना चाहे तो मुझे आप लोगों से हेल्प लेनी पड़ेगी, मैं खुद से नहीं कर सकती। भाई जैसे इबलाग एक साइंस है, हाँ। आप कम्युनिकेशन, सो यू आर द वन हु हैव बीन ट्रेन्ड फॉर कम्युनिकेटिंग। हाँ। बिल्कुल इसी तरीके से हर फील्ड की एक अपनी एक्सपर्टीज होती जिसका है। काम उसी को सांझे, हाँ, वही हाँ, वाली बात। हाँ, लेकिन अब हम ऐसे मुआशरे में रहते हैं कि हमें कहीं ना कहीं और एक फैक्टर आता है विजिबिलिटी का। हाँ। तो उसमें बहुत सारे जो लोग होते हैं जो कि प्रोफेशनल्स होते हैं, हाँ। वो इस चीज़ के लिए ट्रेंड नहीं होते हैं कि वो तमाम चीज़ों को, ये लिंक नहीं था, सिंक्रोनाइजेशन नहीं थी बिटवीन मीडिया एंड द प्रोफेशनल। अच्छा है, ये इनेबलिंग इन्वायरमेंट है, होना चाहिए। हाँ। कुछ चीज़ें आप बता रही थी कि जो कोकोनट के हवाले से बात हुई, तो बिल्कुल सही फरमाया कि वो जो डेफिशिएंसी होती है उसका रिस्पांस आना शुरू होता है, लेकिन वो इनकी ज़मीन के ऊपर था कि वो स्वीट अर्थ है, इसका मतलब है वहाँ पर सैलिनिटी नहीं थी इनहेरेंट। लेकिन ये कमाल की बात नहीं है, देखें कि मैं समंदर के किनारे रहती हूँ, तो समंदर खारा है और वहाँ पे जो मिट्टी आप कह रहे हैं कि वो स्वीट, देखिए सोडियम के दो कंपाउंड होते हैं, सोडियम बाइसल्फेट होता है और सोडियम क्लोराइड होता है। इनलैंड सोडियम क्लोराइड की बहुतात होती है, आप समंदर के किनारे हैं बाइसल्फेट है। और ज़रूरी अच्छा हो गया कि आपके जो पौधे थे वो मजबूत थे, सेहतमंद थे, उनमें फ्रूट सेट होना शुरू हुआ। हमने कुछ नहीं किया था, पोटाश, ये जो मैं इस बैच को लगा के आ रहा हूँ, इसके जो पाइनियर थे, मैंने उनसे मशवरा लिया क्योंकि वो ट्रेंड हॉर्टिकल्चरिस्ट थे। कहने पोटाश ट्राई करो, और तो हमने उसकी जड़ के करीब खुदवा के, और खुदवाया भी नहीं था बल्कि उसके ऊपर ही डाला और उसकी प्रोफ्यूज़ वाटरिंग की। देखिए जो बुनियादी तौर पे, मुझे नहीं मालूम, हमजा ये बताएंगे, होता है जब ये पॉट भरते हैं ना, तो पॉट के भरने के जो प्रोटोकॉल होता है वो ये होता है कि ये जो मीडियम है ना, ये सबस्ट्रेटम जड़ के लिए है और ये जो है ये न्यूट्रिएंट के लिए ऊपर का। अच्छा। ये उसको खड़ा रखने, यानी मिट्टी जो है ना दो काम करती है, इसके अंदर मौजूद न्यूट्रिएंट भी होता है और ये इसको मैकेनिकल सपोर्ट भी देती है। अच्छा। तो पहला काम जो ये पार्ट होता है, ये लेस न्यूट्रिएंट होल्डिंग होता है, नीचे वाले ये मैकेनिकल ये खड़ा रखने के लिए है पौधे को। और रूट्स जो हैं वो आराम से, और ये जो हिस्सा होता है ये नर्म होता है, क्योंकि जब आप छोटा पौधा डालते हैं, जैसे मुन्ना होता है ना, तो उसको क्या करते हैं हम, बड़ा रैप करके रखते हैं।
सो ये एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट होता है, बहुत ही नर्म जगह होती है जिसमें रूट आराम से पेनिट्रेट कर सकती हैं। सही सही। तो ये बेसिक प्रोटोकॉल है। अच्छा, अब मैं ज़रा खाद के बारे में आपसे पूछती हूँ ना हमजा, आपके पास 3 अलग किस्म की क्या रखी हुई है? रेत है, खाद है, क्या अच्छा है? मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता चलूँ टॉपिक को फर्दर आगे एक्सटेंड करके कि ये जो आप देख रहे हैं ना मेरे राइट साइड पे जो बाउल में है, ये कंपोस्ट है, ये लीफ कंपोस्ट कहलाता है। कंपोस्ट बेसिकली किस चीज़ को कहते हैं, जिस तरह आपने पहले एक अपना किस्सा सुनाया घर का कि आपकी वालदा केले के छिलके और मुख्तलिफ चीज़ें वो डाल दिया करती थी जी। अच्छा, इस टेक्निक को अगर थोड़ा सा दुरुस्त कर लिया जाए तो ये टेक्निक बहुत अच्छी है। हाँ। और बहुत सारी घरेलू खवातीन इस टेक्निक के साथ साथ वो अपने प्लांट्स को लेके चलती हैं। अच्छा। सिर्फ आपने क्या करना है कि वो चीज़ें आपने डायरेक्ट पौधे में नहीं डालनी। अच्छा। कंपोस्टिंग एक पूरा प्रोसीजर है। आपने क्या करना है, एक कंटेनर में आपने जितने भी ऑर्गेनिक चीजें हैं, जैसे आपके किन्नू के छिलके, केले के छिलके, प्याज के छिलके, अंडे के छिलके हो गए, आपका बहुत अक्सर एक डस्टबिन मैंने देखा है लोगों ने ये जो खाने पीने की किचन की चीजें हैं वो एक अलग बना के रखा होता है। अब मुझे समझ आई वो आप इसलिए करते हैं कि उससे खाद वाद एग्जैक्टली। और ये जो इन सारी चीज़ों का जो कंपोजिशन से जो चीज़ रेडी होती है ना, वो कंपोस्ट खाद है। तो वो क्या होता है, वो मतलब क्या पड़े रहने दें कहीं, उसमें से बदबू आने लगेगी? इसका देखिए एक प्रोसीजर है, अच्छा। कुछ पर्टिकुलर डेज के लिए इसके अंदर मुख्तलिफ इस पे रेशोज होते हैं। अच्छा। मैं ज़्यादा टेक्निकलिटीज में नहीं जाता क्योंकि एक आम शहरी के लिए बहुत ज़रूरी हो कि वो एक बिन होती है, उसमें आपने कुछ फैक्टर्स का यानी आपने कार्बन नाइट्रोजन रेशो मेंटेन करना होता है। उसमें मुख्तलिफ चीज़ें यानी वाइड प्रोपोर्शन की चीज़ें कुछ होती हैं, जैसे आपके अंडे के छिलके हो गए या कोई और चीज़ें लीफी ग्रीन्स हो गई, ये एक पर्टिकुलर प्रोपोज उसके अंदर पोर्शन होता है। इसके अलावा जो सूखे पत्ते हो गए और आपका जो दूसरा वेस्ट है ऑर्गेनिक वेस्ट जिसको हम कहते हैं कि आपने घास लॉन में से चॉप किया और उसके जो ऊपर के सारे चॉप्ड लीफ थे वो आपने उस बिन में डाला और एक पर्टिकुलर टाइम होता है 20 दिन 25 दिन, कुछ जगहों पे महीना भी लगता है। अच्छा। कि वो उसके अंदर वो क्या करते हैं कि सारे माइक्रोब्स अपनी एक्टिविटी करते हैं। जिस तरह हम किसी चीज की डिकम्पोजिशन पे बात करते हैं ना, कोई भी चीज हम जमीन में डाल देते हैं तो हम कहते हैं ये नेचुरली जमीन में डिकम्पोज हो जाएगी। तो ये डिकम्पोजिशन का प्रोसेस है कि हर माइक्रोब, हर जो जरासीम है, बैक्टीरिया है, वो अपनी एक्टिविटी करता है। तो ये अगर हम करते हैं तो कितने दिन तक हमें करना चाहिए? तकरीबन आप समझे विद इन अ मंथ आपकी कंपोस्ट खाद जो आप घरेलू पैमाने पे यूज कर सकें वो रेडी हो जाएगी। और फिर हम उसे जहाँ भी हमारे पौधे हैं हमें जिसमें लगाने हैं वो हमें वहाँ हम डाल दें। आप उसको अपनी मिट्टी के साथ एज अ सबस्ट्रेट यूज कर सकते हैं। ये पौधों के लिए बहुत अच्छा न्यूट्रिएंट है। यानी जिस तरह सर ने अभी फरमाया कि पौधों को बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, तो कंपोस्ट जो है ये बहुत न्यूट्रिएंट इनरिच एक कंपोजिशन है। ये पौधे की जड़ें उसको स्ट्रेंथन करने में मदद देती है, पौधे नए पत्ते निकालता है, फल की क्वालिटी बहुत इंप्रूव होती है। तो ये सॉरी ये बताएं जरा, मैं सोचूं बना ही दूं बड़ा, मैं तो बहुत सामान निकलता है, मतलब पूरा दिन कटिंग हो रही होती है, चॉपिंग हो रही होती है, तो ये जब हम डालें किसी एक डब्बे में तो उसमें थोड़ा सा वो मिट्टी भी उसके साथ मिक्स करके डालें ना, ऐसे तो नहीं होगा वो डिकम्पोजिशन? कुछ मिट्टी, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, मिट्टी आप इसलिए डालें कि उससे बू कम हो जाएगी। अच्छा। हाँ, और उसकी मिट्टी में बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो उसके वो डिकम्पोज होने में उसको हेल्प करेंगे। मॉइस्चर, बट उसको आप ऐसी जगह रखिएगा जहाँ से आपको मॉस्किटो का खदशा ना हो। ठीक है, खुले में रखें, यानी कि खुले में रखें और उसको थोड़ा सा टेम्परेचर भी मिले। अच्छा, गर्म भी रहे। हम लोग इस जगह बड़ी खुशकिस्मत जगह है कि यहाँ पर बहुत जल्दी कंपोस्टिंग का जो पीरियड जैसे हम जैसा बता रहे हैं बिल्कुल कम है। अच्छा। आप जैसे जैसे कोल्ड एरिया में जाएंगे वहाँ कंपोस्टिंग में कुछ मतलब टाइम लगता है। और ये कितने का मिलता है? मैं तो फिर ये ले लूंगी अगर ज्यादा हो गया। क्या? मैंने कहा ये हाँ, ये बना बनाया भी मिल जाता है। देखिए ये जो जितनी पूरी किट है ना, एक होम गार्डनिंग अगर कोई इंडिविजुअल अपने घर में शौकिया तौर पे वो चाहता है कि मैं कुछ गमले ले लूं, कुछ मेरे पास खादे हों, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, आप यकीन करें कि ये मैंने अभी परचेज की हैं सारी चीजें। ये पूरा 1000 रुपए का फॉर्मूला है सारा। नहीं कहें, 1000 रुपए के अंदर 3 तरह की खादें, ये 2 पॉट्स, ये थोड़े से हमें जो नीचे ठिकरी हम इसको कहते हैं ड्रेनेज के लिए यूज करते हैं। ये क्या कर डालते हैं? ये बेसिकली देखें, ये पॉट है ना, पॉट के अंदर ये ड्रेनेज होल्स होते हैं सारे डिफरेंट। अब ड्रेनेज होल्स क्योंकि जब पौधा बड़ा होता है उसकी जड़ें नीचे जाती हैं तो वो जड़ों से वो ड्रेनेज होल बंद ना हो
और प्रॉपर ड्रेनेज हो सके, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये ठिकरियाँ जो है ये पहले इस पॉट में नीचे इसको भर देते हैं। यानी अगर ये पॉट है तो इस पे इतनी डेप्थ तक 2 इंच तक ये ठिकरियाँ डाली जाती तो हैं। ये टिकरियाँ क्या, ये किस मटेरियल की बनी है? ये टूटा हुआ गमला है। टूटा हुआ मटका सॉर्ट ऑफ। जी, ये जो आपके घर में मिट्टी के छोटे गमले टूट जाते हैं ना, उसको मजीद कूट के आप ये छोटी छोटी टिकरियाँ बना सकते हैं, और ये एज अ ड्रेनेज सबस्ट्रेट आप यूज करेंगे। मतलब ये रसता रहता है पानी, पानी इससे नीचे रस जाएगा। पौधे की जड़ कभी भी ओवर वाटरिंग की वजह से खराब नहीं होगी, जितना भी एक्सेसिव पानी होगा वो इससे नीचे ड्रेन आउट हो अच्छा, ये एक जाएगा। टिप है, क्योंकि मुझे नहीं पता इस तरह ये पता, मतलब वजूहात नहीं पता थी, मतलब वजह इन्होंने बताई, लेकिन बचपन में हमें ये था कि हमारे बाबा जो है इस तरह हमें पौधे लगवाते थे, तो मुझे यही समझ नहीं आता था। बाबा कहते थे ना, वो हम सिंधी बात करते, बाबा कहते ठिकरियों भरो पेरीन, तो नीचे हम ये ठिकरियाँ डालते थे, फिर उसके ऊपर मिट्टी और फिर खाद मिक्स करके। तो वो मुझे ये तो पता है कि ये इसलिए, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वजह, जब समझ आ गई, अब बड़े हो गए तो अब समझ आ गई। अच्छा, ठिकरियाँ डालने के बाद अच्छा, फिर नेक्स्ट स्टेप इसके बाद आपने क्या करना है कि आप अगर सीड लगाना है तो आप इस पे आपका जो भी सॉइल मिक्सचर होगा, जैसे आप नॉर्मल मिट्टी या खाद होगी वो आपने इस पे भर लेनी है, और इस तरह का छोटा सा सीड का पैकेट, आप यकीन करें ये 50-50 रुपए के सीड्स हैं। अच्छा। अगर कोई घर में पालक उगाना चाहे या हरी मिर्चें उगाना चाहे तो ये बहुत सस्ते पैकेट है, ऐसा नहीं है कि बहुत कोई महंगा शौक है। ऑर्गेनिक के ऑर्गेनिक। अच्छा, अच्छा, फिर टिकरियाँ डालने के बाद नेक्स्ट आपने मिट्टी भर ली। आपने इसके अंदर मिट्टी भर लेनी है और उसके साथ आपने इसमें प्लांट लगा देना है। ठीक है। ये छोटा सा जो पॉट है ना, ये इसकी प्राइस 25 रुपए से 30 रुपए के दरमियान, ये समझे ये 25 रुपए का पॉट हो गया। इसके अंदर जो आप प्लांट लगाएंगे, सबस्ट्रेट लगाएंगे, सब चीजों का खर्च करके भी 80 रुपए से 100 रुपए के अंदर आपका ये एक प्लांट आपका तैयार हो जाएगा। और कितने अरसे में पालक के पत्ते वगैरह निकल जाएंगे कि हम पकाने के काबिल हों? ये देखिए, तकरीबन पालक जो है वो अमूमन 6 हफ्ते से लेके 8 हफ्ते तक का टाइम लेती है प्रॉपर ग्रो करने में। लेकिन 1 महीने के बाद वो पत्ते आपको विजिबली नजर आने शुरू हो जाएंगे कि आप होम यूज के लिए आप अपने किचन में इसको यूज कर सकते हैं। मैंने वो भी देखे हैं आजकल, इस तरह बड़े वाले भी हैं जो ट्रायंगल टाइप के होते हैं, उसके अंदर आप लगाते हो तो क्योंकि पालक के पत्ते जरा ज्यादा निकलते हैं, तो वो इस तरह बड़े वाले उसमें ज्यादा अच्छे है ना, लगते हैं। अच्छा, ये बता, जैसे पालक हम उगा सकते हैं घर में, टमाटर आपने बताया, धनिया, पुदीना, और क्या क्या चीजें जो हम घर में कर सकते हैं? देखिए, हम बात कर रहे थे मनी प्लांट की कुछ देर पहले ना, आपने फरमाया कि मनी प्लांट, किचन के हवाले से, किचन गार्डनिंग के हवाले से हम बात करते हैं कि घरेलू पैमाने पे आप जितनी सब्जियात है आप सब उगा सकते हैं। कोई सब्जी ऐसी नहीं है सिवाय चंद एक के जो कि बहुत आप कह लेंगे डिफिकल्ट है। चुकंदर मुश्किल होगी उगाना। चुकंदर भी घरेलू पैमाने में बहुत आसानी से उगाया जा सकता है। हाँ, सब उग जाता है। चुकंदर है, गाजर है, और आपके पास जितने आपके लीफी ग्रीन्स हैं। लीमू बहुत महंगे हो जाते हैं बकरा ईद पर, आप बताएं लीमू होगा? सुने, मैंने लीमू उगाए थे, मैं तो जल गए यहाँ तो समंदर के किनारे, तो लीमू बचते ही नहीं है वो, लेकिन उसमें थे। पहले हम उसको प्लांट में लाए थे अपने गाँव से, फिर हमने उसको जब लगाया क्यारी में तो वो बेचारे, पता नहीं, मुझे लगता है उसने पानी शायद ज्यादा दे दिया। आपने हमारी टीम को बताया था कि लीमू नहीं उग सकते, मुश्किल होता है। लीमू जो है बीज से नहीं उगते हैं, और उगते हैं तो उनका साइज बहुत छोटा होता है। अच्छा। ये ग्राफ्टेड होते हैं, जैसे फजीला साहब बता रही है ना कि उसको हम लेकर आए थे, तो वो कलम के हिसाब से वो मिलता है और पॉट में मिलता है। अच्छा। लेकिन मसला ये होता है कि हम उसको किस कंडीशन में रख रहे हैं। या तो हम बहुत ज्यादा मोहब्बत में आकर के उसके वाटरिंग प्रोटोकॉल को बढ़ा देते हैं। जब पानी हम ज़्यादा देंगे ना, तो फल का साइज और उसका जोड़, उसका जो डंठल है जिसको हम पेडंकल कहते हैं, वो कमज़ोर होता है। जब इसका वजन बढ़ जाएगा तो ये गिर जाएगा। हाँ, मेरे मियाँ तो हर किसी को ओवर फीडिंग करते हैं, चाहे पौधा हो, चाहे जानवर हो, चाहे इंसान हो। हाँ, वो तो ओवर फीडिंग करते हैं हर किसी को। वो मेहमान नवाज है। अच्छा, इसके अलावा एक थोड़ा सा टेक्निकल एस्पेक्ट भी है। मैं सर की बात को आगे बढ़ाऊंगा। जितने भी सिट्रस प्लांट्स है ना, चाहे उसमें लीमू है, कीनू है, मौसमी है, इस तरह के जितने भी प्लांट्स हैं, इनकी एनुअल प्रूनिंग होती है, जिसको हम कहते हैं ट्रिमिंग। इनकी शाखें काटी जाती हैं। अच्छा, अब होता क्या है कि एक आम इंडिविजुअल जब लीमू का पौधा घर लाए और वो लीमू दे रहा है, तो वो कहते हैं कि इसको बिल्कुल हाथ नहीं लगाओ, कहीं इसको हम काटेंगे तो ये पौधा नाराज हो जाएगा। ऊपर से इसकी टिप्स को काटना होता है। एक फ्रूटिंग साइकिल जब कंप्लीट होता है तो जितने सिट्रस हैं इनकी प्रॉपर प्रूनिंग की जाती है, मतलब ट्रिमिंग जैसे हमारे बालों की होती है वैसे ही। और आप हैरान होंगे कि जितनी ज्यादा आप ट्रिमिंग करेंगे उतनी ज्यादा उस पे जो शाखें, उसकी जिन ब्रांचेस पे फ्रूट बियरिंग होती है, वो शाखें उतनी ज्यादा बढ़ती जाएंगी। अब तो दुनिया बहुत काम कर रही है इन चीजों पे। पहले जैसे आपने बताया आपके आम के बागात हैं, तो पहले जो आम के बाग में दरख्त 25 फीट और 50 फीट पे लगते थे, अब आजकल दुनिया 7-7, 8-8 फीट पे लगा रही है। अब कोई भी एक आम इंडिविजुअल ये सोचेगा कि आम का दरख्त तो बहुत बड़ा हो जाता है, तो उसको इतना क्लोज लगाएंगे तो वो कैसे ग्रोथ करेगा।
लेकिन ये जो प्रैक्टिस है ये उसकी ट्रिमिंग करके मेंटेन की जाती है। राइट, हाँ वो हर साल उसकी मेन ऑल्टरनेट फ्रूट बियरिंग होती है आम के जो दरख्त है इस पे कि आप जो शाखें पहले फल दे चुकी हैं उन शाखों पे दोबारा फल जो है जब आप प्रॉपर ट्रिमिंग करेंगे तो उनके नीचे जो शाखें उन पे ज़्यादा फल लगता है। अच्छा, अब क्योंकि हम इसकी बात कर रहे हैं फल और पौधों की, तो ज़रा हमें ये बताएं आप लोग मिलकर कि कौन से सीज़न का क्या फल और क्या पौधा होता है, मतलब लाइक फ्रूट और वेजिटेबल, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता। हाँ, हमारे यहाँ तो आपको पता नहीं, पता है ना, हर हम season तो में पता नहीं, मिलता है। हमारी अम्मा ने तो इतना सिखाया खाना पीना, हमें तो इतना खाते पीते खानदान से, हम वी आर नॉट फ्रॉम हियर एंड देयर, वी आर ओनली फ्रॉम डाइनिंग टेबल, हमें सब इतनी चीजें पता आपको सब होती पता है कि कौन सा फल नहीं, काफी पौधा? हद तक पता है, क्योंकि एक तो हमें ये सिखाया गया कि भाई जब आप जो मौसम हो ना उस मौसम का फल और उस मौसम की सब्जी जरूर खाएं, वो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। बिल्कुल, अल्लाह ताला की तरफ से है ये हाँ, भाई। और दूसरा जैसे मूली सर्दियों की है, अब तो पता नहीं हर साल में चाइनीज मूली तो काफ़ी मिल जाती है पूरा साल ही, लेकिन जो सर्दियों के या गर्मियों के खाने, जैसे गर्मियों में आम जो है वो ज़रूर खाना चाहिए, क्योंकि आम जो है आपको हाइड्रेटेड रखता है और भी बहुत सारी चीजें, विटामिन सी है, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रखता है, तो जैसे मुझे जरा- सर्दी में आप कीनू खाएं, लोग कहते हैं नज़ला हो गया कीनू नहीं खाओ, हालांकि नहीं, मैं तो तो और विटामिन हाँ, सी है, वो तो आपके इम्यून सिस्टम कुव्वत मदाफियत तो नींबू को बना संभाल करते हैं, मैं तो रखता है। पूरा साल ये है ना हाँ, बैठे हुए। देखिए सबसे पहले तो मैं अगर एक बात कहूँ कि जो मौसम का फल या सब्ज़ी है उस मौसम की दवा होती है। डिफरेंट किस्म की बीमारियां जो मौसम में आती हैं, जिसको हम वायरल इन्फेक्शंस के नाम से जानते हैं, वो उस मौसम के जो फल या फ्रूट अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हमारे यहाँ मार्केट में अवेलेबल हैं, वो उस चीज़ के लिए दवा हैं। फॉर एग्जांपल अगर बात की जाए, इस मौसम में जब ठंड गुजर चुकी होती है, तमाम चीज़ें होती हैं, तो जैसे जामन like आ रहा होता March, है, इस April। टाइप की चीज़ें आ रही होती हैं, तो जो हमारी कुव्वत मुदाफ़ियत को बेहतर करती हैं। थोड़े अरसे बाद खरबूजा आ जाएगा और वो आ जाएगा, हमारा तरबूज आ जाएगा, जो कि पानी की कमी जब गर्मी में आ रही होती है, तो पानी की कमी होती है जो गुर्दे के अफ़ाल को ख़राब कर सकती है, तो हमारे पास ये दवा आ जाती है। थोड़े आगे चले जाएं, सितंबर अक्टूबर में मच्छर आता है, मलेरिया आता है, और मलेरिया के साथ डेंगू अब आ गया है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें वो दिया है मिठा, जो वैसे तो कड़वा होता है, लेकिन वो मिठा इस बीमारी के लिए दवा का काम करता है। जो ये मच्छरों से मच्छरों से जो होता है उसके लिए वो दवा का काम करता है। वो हमारे प्लेटलेट्स को भी बढ़ाता है, वो हमारे जिगर के अफ़ाल को डेंगू के बेहतर लिए भी करता मैंने सुना है बड़ा अच्छा। जो मौसम का फल और जिस इलाके में आप हैं, वो उस मौसम के लिए एक बेहतरीन दवा है। और एक थोड़ा सा इसमें मैं मिथ कह लें, हमारे यहाँ ये बहुत बढ़ गया है, ये बहुत ठंडा है, इसका मिजाज बहुत गर्म है, बहुत बढ़ गया है, लेकिन सही बात है। अगर इसको हम देखें तो आम गर्म है, जितना गर्म इलाका होगा आम की फसल भी उतनी अच्छी होगी, आम का जायका भी अच्छा होगा। इसी तरह सर्दियों में चले जाएं तो कीनू सर्द मौसम में आता है, सर्द जगह पर आता है, तो हम ये कहें खुदा न ख्वास्ता कि अल्लाह का निज़ाम ही गलत है, ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें जो उस मौसम की तासीर तो ज़रूर है, लेकिन उस मौसम की दवा होती है। जैसे हम विटामिन सी की बात करें, हम खजूर की बात करें, वो गर्म इलाके में आती है। गर्म इलाके में एनर्जी की ज़रूरत होती है, आप हाइड्रेशन अपनी मेंटेन रखना चाहते हैं, आपको एनर्जी चाहिए होती है, तो खजूर आ जाती है। आम भी इसी तरह का विटामिन सी आ जाता है। बहुत सारे फल और फ्रूट उस मौसम ब्रेक के बाद मैं आऊंगी, तो आपने ये बताना है कौन सी सब्जी, कौन सा फ्रूट, कौन सा ड्राई फ्रूट, ये किस किस सीजन में है और हमें क्या क्या फ़ायदे पहुंचा रहा है। देखिए इन्फॉर्मेशन से भरपूर शो आज, छोटे से ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। भाई आज ऐसा शो है जिसके बारे में मैं भी खुद कुछ नहीं जानती, और आप जिसने वो कह रहे हैं ना कि आप चीज़ें सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, उसी तरह मैं भी सीख रही हूँ। फजीला को काफ़ी नॉलेज है मेरे ख्याल से फूल पौधों के बारे में, थोड़ी सी। हाँ, पर मुझे काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिल रहा है। तो हम बात कर रहे थे कौन से सीज़न में कौन सा फ्रूट सब्जी ये आती है, पर हमारी वो खाद वाली नॉलेज रह गई। मुझे समझ नहीं आ रहा, ये भी सीख लूँ, हाँ, वो सब भी सीख सीख लूं। लूँ। मैं तो अपने दुख शुरू हो गई ना सारे। हाँ। अच्छा चलो खाद वाली पूछनी तो वो पूछ लो ना, पहले खाद पूछ प्लीज कोकोपीट पूछ लो पहले, खुदा के लिए मुझे इसके बारे में जानना है। हाँ प्लीज। अच्छा, इसमें मैं इसका पर्टिकुलरली जिक्र करता चलूं, ये कोकोपीट है। ये कोकोपीट नारियल के छिलके का बुरादा, आम अल्फाज में अगर बता थोड़ा सा सकें, ऐसे दिखाएं, ठीक है ना। आप इसको अगर ये देखें, ये बिल्कुल नारियल के छिलके का बुरादा, ये बहुत पोरस होता है। हाँ। अच्छा देखिए, सारी दुनिया किस लिए होता है? सारी दुनिया अपने प्रोडक्ट्स की, अपने फ्रूट्स के बाय प्रोडक्ट्स बनाते हैं। अच्छा। ये किस लिए यूज होता है कि जब लोग घरों में मट्टी भर के पौधे लगाते हैं, तो उस मट्टी से स्मेल आने लगती है अक्सर,
या उसमें कीड़े मकोड़े पैदा होने लगता है। एक तो ये बहुत अच्छा सबस्ट्रेट है, बहुत इनरिच्ड है कि इसके अंदर पौधा बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। अच्छा, दूसरा ये कि तो जब तब आप ये डालते हैं कि उसके ऊपर जब वो नहीं, इसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम कंप्लीट प्लांट ही कोकोपीट के अंदर ग्रो करते हैं, तो इससे उसकी जो मिट्टी है ये कीड़े मकोड़ों से पाक हो जाती है। यानी कि वो खाद के बजाय आप ये क्या Direct. कहते हैं, कोकोपीट कोकोपीट यूज करते हैं ये- बजाय खाद के? एग्जैक्टली ये मिट्टी का क्योंकि निमुल नई बदल खाद है। डलती है तो वो गोबर की बू आने लगती है स्मेल पूरी। आती है, हाँ। ये मिट्टी का निमुल बदल है। और इनफैक्ट आप ये देखें कराची में जितने भी ऑफिसेज में पर्टिकुलरली प्लांट्स की परचेजिंग होती है, तो वो नॉर्मल मिट्टी और खाद वाले प्लांट्स, वो एसी एनवायरनमेंट है, जाहिर है वो वहाँ बदबू पे आएगी जैसे smell एंटर होगी, होंगे। चीजें होंगी, तो वो बहुत हद तक प्रेफर करते हैं कि आपका जो सबस्ट्रेट है वो कोकोपीट हो। कोकोपीट में कोई स्मेल नहीं होती और इसमें पौधा बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। अच्छा, मैं मुझे फिर एक सवाल जहन में आ रहा है, इसका मतलब ये कि क्योंकि इसलिए ग्रोथ करता हो क्योंकि ये पानी अब्जॉर्ब कर लेता है और उसमें जी। काफी देर तक पानी रहता है, जी, क्योंकि जी। नारियल का जो छिलका होता है सारा, वो तो पानी को बड़ा अब्जॉर्ब करता है। तो मेरे घर तो बड़ा छिलका निकलता है नारियल का, मैं तो खुद ही बना लूंगी। आप ये इसको तो खुद ही क्रश बना करके ले और बना क्या खुद ही बना पास लूंगी के। नहीं, खुद कैसे बनाऊंगी? ये तो थोड़ा डार्क क्यों लग रहा है? कुछ डला हुआ है इसमें? नहीं, extra इसकी कुछ? प्रोसेस होता है कि हाँ ना, मशीन से process पहले चॉप किया जाता है, उसके बाद इसको फाइन पाउडर फॉर्म में ढाला जाता है। ये मुश्किल काम है क्या आपके यहाँ? अच्छा, क्या चलो करें? ठीक है, फिर मैं खरीद लूंगी। खरीद लीजिएगा और क्या छोड़े। अच्छा, अब आप सब लोग भाई मुझे बताएं, एक तो मैं आपसे सॉरी मैं इंट्रोड्यूस तो करा दूं आपको, आप अभी अभी बैठी हैं आके। महा कासिम हमारे साथ एज न्यूट्रिशनिस्ट यहाँ मौजूद हैं, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स साइंस न्यूट्रिशनिस्ट से इनका ताल्लुक है। वेलकम टू द शो। सॉरी जब इतने ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाते हैं तो सेलिब्रिटीज़ के नाम नहीं बोलती, लेकिन आज सेलिब्रिटीज़ आप लोग हैं। बिल्कुल। तो हम जो जो मौसम और उसके हवाले से बात करते जाएंगे, आप उसकी न्यूट्रिएंट्स हमसे डिस्कस करेंगे। तो अच्छा, अगर अभी मैं कहूँ कि मार्च का एंड, अप्रैल का शुरू, कौन कौन से हमें फल पौधे मैसर होंगे? अच्छा, पहले मैं एक छोटी सी बात ऐड करना जी। चाहूँ। हम समझते हैं कि पौधे सिर्फ हमें एक ऑक्सीजन को बेहतर करने के लिए या सांस को बेहतर करने के लिए यूज़ होते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए, इस तरह के कलरफुल पौधे फूल अगर हमारे घर में रहते हैं तो एक कलर थेरेपी होती है। डिफरेंट किस्म के कलर्स की आपके ऊपर एक अलग असर आता है। आपके घर में अगर पौधे हैं तो आपकी जो मिजाज है वो थोड़ा सा नॉर्मलाइज रहेगा। हरा कलर आपको थोड़ा सा रिलैक्स रहने में थोड़ा सा मददगार साबित होता है, उसको बेहतरी करता है। तो आपके घर का माहौल डिफरेंट होगा। अगर हम उगाने की ही बात करें तो बच्चों में अगर देखा जाए तो हम लोग जो है वो सीडिंग करते हैं, बच्चों को पौधा लगाना सिखाते हैं, जिसमें 4-5 चीज़ें बच्चे सीखते हैं। एक तो सब्र और तहम्मुल, केयर करना, और उसके बाद उसका फल हासिल करके या उसका जो फ्रूट जो भी हो रहा होता है। अक्सर स्कूल एक्टिविटीज होती हैं गार्डनिंग की, अक्सर स्कूलों में बच्चों की ऐसा होता है। तरबियत में ये बहुत अच्छा किरदार अदा करता है। तो इन सारी चीज़ों को जो है वो अगर आप अपने घर का माहौल बना लें तो वो एक अच्छी चीज़ हो जाएगी। अच्छा, अब आ जाए हमारे एंड मुद्दे पर, सीजन फ्रूट वेजिटेबल, ताकि लोगों को पता चले कौन सी चीज़ कब नहीं खानी चाहिए। जो जिस मौसम का फल है वो उस मौसम में खाना चाहिए। हम लोग जो ये कोल्ड स्टोरेज वाले फल खा रहे होते हैं, कीनू भी अब इस मौसम में भी मिल रहा होता है, या बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हम GMO सीड्स कहते हैं या हाइब्रिड चीज़ें कहते हैं। वो ग़िज़ाइयत में बिल्कुल भी उस तरह नहीं होती जो ग़िज़ाइयत हम उससे हासिल करना चाहते हैं। जैसे कि हम बैरून मुल्क चले जाएँ तो बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं, इवन आम पूरे 12-12 महीने मिल रहा होता है, लेकिन उसकी जो वो टेस्ट और वो जो ग़िज़ाइयत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसमें रखी है वो उस तरह हमें नहीं मिल पा रही होती। जो कि ऑब्वियसली जो चीज़ हम खा रहे हैं उसकी जो ग़िज़ाइयत है अगर वो ना मिले तो मेरे ख्याल से वो वेस्ट है। बिल्कुल बिल्कुल, जब तो यही तो मैं कह रही थी कि आजकल वो हाइब्रिड पपीते मिल रहे हैं, कोई जायका नहीं है। केला भी जो पपीतों एक का क्या सीजन होता है? कौन सी season? पपीते ऑल सीजन है बेसिकली, अच्छा। और केला ऑल सीजन है। अच्छा, केला, हाँ, देखें, पपीता। जायका क्यों खत्म हो गया इनमें से? ये बता दें मुझे लिल्लाह, इनमें से जायका क्यों खत्म हो गया? हालांकि हमारे पास तो बड़ा जायकेदार फल आता था। हमारी जो लालच और तमा, उसका मत में नज़र आपको क्वालिटी नहीं प्रोवाइड करना होता है, क्वांटिटी प्रोवाइड करना होता है। उसको पर एकड़ यील्ड जो है ना, यानी 1 एकड़ की जो उसकी कास्ट है वो कितने टन आ रही है उसमें इंटरेस्टेड होता है, और फिर वहाँ पर हम बहुत सारी कॉम्प्रोमाइज। अच्छा, अब अगर मैं वापस आऊँ अपनी गुफ्तगू के ऊपर, और कौन सा फल है जो 12 महीने होता है? केला और पपीता तो आप लोगों ने बता दिया, और कौन सा फल है? कोई ऐसा और सेब फल? होता है, केला होता है, इस तरह का। लेकिन सेब भी वो आजकल वो जो वो अलग अलग अलग-अलग वैरायटी सेब होती होते हैं, है, कभी तो हरा, लाल है, हरा है, लेकिन किसी हाँ, मौसम में लाल आएगा, येलो, डिफरेंट आते हैं। सेब अगस्त से शुरू होता है और समझिए कि अक्टूबर नवंबर आखिरी पहला जो सेब आता है वो उसको हम कहते हैं अपनी ज़बान में गाजा। अच्छा। और अमेरिकन डिलाइट दूसरी थोड़ा सा तुर्श होता है, छोटा होता है। ये ज़ियारत, और ये हमारे बलूचिस्तान का जो सेब है वो बहुत अच्छा। और सबसे आखिर में जो आता है वो पश्तो में कहलाता है
तोर कुल्लू। कुल्लू कहते हैं एक ख़ास किस्म का जो बहुत ही मीठा सेब होता है। अच्छा। और तोर इसलिए हो जाता है, वो सुर्ख होता है जब बादल वैली में नीचे उतरता है तो जैसे ब्लश ऑन लगता है जैसे ना, कश्मीरी जो हम अहमदाबादी जैसे कुल्लू गाल सेब लाल कहते होते हैं। हैं तो डॉक्टर साहब, वैसे कुल्लू सेब जो वो कहते सेब हैं। जो है इतने सुर्ख होते हैं कि वो काले हो जाते हैं। हाँ। अच्छा, तो फिर ये सेब हमें 12 महीने कैसे मिलता रहता है? कोल्ड स्टोरेज, अरे हाय, लालच। तभी तो अच्छा, तरबूज और जो खरबूजा है इसका सीजन अभी है, बिल्कुल। है ना? इसकी जरा अफादियत बताइएगा अगर लोग। इसके अंदर देखें, जैसे अभी आगा साहब ने भी कहा कि जो मौसम का जो फल है ना वो उसकी नीड है जिस सीज़न में आया है। अब आप खुद देखें कि इस वक्त जो है वो पीक समर सीज़न चल रहा है और डिहाइड्रेटेड हम रहेंगे। तो आप देखें इन जो फलों के अंदर 90 to 80% जो है वो वाटर है। वाटर और शुगर भी बहुत लो शुगर है आपकी, कि वो इन केस डायबिटिक जो पेशेंट है वो भी अगर कहें कि जी इतना ज़्यादा वाटर इनटेक या शुगर वाला, तो उनको वाटर डिहाइड्रेटेड भी ना रहें और जब वो हजम पूरा खाएं तो उनको वो डिहाइड्रेशन का इशू ना हो। बड़े फल जितने आएंगे आपके वो सारे वाटर में ज़्यादा होता है, जैसे इसमें आपके तरबूज हो गए, खरबूजा हो गया, या और बड़े गर्मा सर्दा जो आते हैं मुख्तलिफ अच्छा, उसमें आएंगे। फल तो आपने बता दिए, वो कौन से आते हैं? वेजिटेबल्स, इस वक्त वेजिटेबल्स कौन से? वेजिटेबल्स तो आपके जो है समर के अंदर आपको ये वाले मिल रहे होते हैं जो ज़्यादातर ये होते हैं जो सस्टेन होता कर है, जाते हैं। खीरा खीरा होता है, 12 महीने होता है ना? खीरा तो लौकी खीरा 12 महीने होता है। अब 12 महीने होने लगा। वैसे ये नहीं वैसे होता। समर में था। हाँ। और पहले खीरा जब लोग पील ऑफ करते थे तो अगर यहाँ करते थे तो वहाँ तक खुशबू आती थी। अब ऐसे ही है। आपको बड़ा खूबसूरत खीरा लगता है। हमारे जितने रिलेटिव्स हैं बाहर रहते हैं, दे आर ये यूके में या कनाडा में, कहते हैं बहुत खूबसूरत सब्जियां हैं, जायका लेकिन नहीं। वो यहाँ सब्जी खाने के लिए मरते हैं इसलिए कि उसमें टेस्ट नहीं है। टेस्ट लेकिन यहाँ भी अब वही पहले अब वो जो छोटे खीरे होते थे जो ऑर्गेनिक जिसको हम कहते हैं, वो उनका जायका अच्छा होता है, खुशबू अच्छी होती है, क्रंची होते हैं। अदरवाइज तो आप देखें तो वो पानी भी छोड़ देते हैं। अब तो आप उनका छिलका अगर उतारे तो वो पानी छोड़ देते हैं, अच्छा, खराब एक ही हो चीज जाते हैं। ये हम लोग बड़ी गलती करते हैं कि हम छिलका उतार के खाते हैं। अच्छा, वो छिलके भी के सही साथ आप खाएं ताकि आपको फाइबर मिले। आपको इस सीजन में हाइड्रेटेड तो रहना है, पानी की तो आपको खीरा आपको पूरा करेगा, लेकिन आप उसके साथ जब फाइबर लेंगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन का मसला नहीं होगा। आपको जो है वो फाइबर के साथ आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा, क्योंकि गर्मियों में होगा सबका, समर के साथ गैस्ट्रो आएगा, सबके स्टमक अपसेट होंगे, तो साथ खाना भी हमारा खाने का भी दिल नहीं चाह रहा होता ना। हम समर में अपनी क्वांटिटी पोर्शन कितना कम कर देते हैं। तो आप ये करें कि अपना एक बोल जो है कम से कम सलाद कर लें। सलाद में खीरा विथ फाइबर लें। जब आप विथ फाइबर लेंगे तो आपका जो है वो फाइबर की इंटेक भी होगी पूरी, और आपका पेट भी भरेगा, आपका दिल चाहेगा और खाना खाने का, और कॉन्स्टिपेशन। करेले कब आते हैं? करेले करेले इस समर। मौसम ये भी गर्मी का, इस मौसम में गर्मी आ की रहे हैं। सब्जी है। अच्छा, बिल्कुल अभी- करेले तो लेकिन सर्दियों में भी नजर आते हैं। हाँ, वो उसकी वजह ये है, बताया ना कि कंट्रोल इन्वायरमेंट में हमने उगाना शुरू कर दिया है। अब उसको कहते हैं हम टनल फार्मिंग। तो अगर करेले हम जो मौसम उनका नहीं है और तब खाएं तो उससे नुकसान होता है क्या? देखिए सब बदहजमी यहाँ ये होती इस है, बात मैंने अगर वो notice कोल्ड किया है। स्टोरेज का रखा हुआ नहीं है तो यकीनन नहीं होता, लेकिन उसकी वही वाली बात है कि अफादियत कम हो जाएगी। मैं एक छोटा सा इजाफा करूंगा डॉक्टर साहब की बात में। इन्होंने जिक्र किया छिलकों का कि छिलके समेत खाएं। हमारे यहाँ जितने प्रिजर्वेटिव और जितने केमिकल के स्प्रेज हो रहे हैं, नॉर्मली हम घर पे लाते हैं, बस ऐसे धोया और हमने हंडिया बना ली या यूज़ कर लिया, तो उसमें बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि हमारी ग़िज़ा का हिस्सा बन रहे होते हैं, जो हमें नुकसान देते बिल्कुल। हैं। तो या तो मैं हमेशा अपने नॉर्मली पेशेंट्स जो हैं, खासकर जो मैदे, जिगर या गुर्दे के मरीज़ हैं, उनको तो मैं कोशिश करता हूँ कि बोलता हूँ कि पील ऑफ करना ज़रूरी है, और वो सब्जियाँ ना खाएं जो पील ऑफ नहीं होती, या तो मांझ के धोएं। अच्छा नहीं, मैं छोटी सी टिप देती हूँ बिल्कुल, इसके sure, लिए। sure, ये sure. जो सब्जियां अगर आपने छिलका नहीं Wash उतारना, करें। जैसे वॉश कैसे करने, उसका तरीका मैंने कोविड में सीखा जहाँ से भी, और उससे मुझे बड़ा फ़ायदा। वो क्या करते थे, सब्जियां लाते थे और एक बड़े पॉट में पानी भर के और उसमें सिरका डाल देती थी, और सिरके में सारी सब्जियां डाल के और फिर उनको, हाँ, तो वो सिरके में डाल के उनको धो के और फिर रखते थे, क्योंकि कोविड का तो एक भूत था ना सर पे, वहम के पता नहीं। इसमें हाँ, तो अब आप 99% जो जितने भी उसके प्रिजर्वेटिव हैं वो हट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, फिर वो सही हो गया। लेकिन जो सिर्फ उसका मतलब वो हमारी समझ के गुस्सा अच्छी तरीके से दे तो हाँ, सही है। लेकिन और दूसरी बात भी कि जो खूबसूरत भी नज़र आते हैं ना, ये जो खूबसूरत आपको नज़र आएगा सेब और ये, इनके ऊपर ना बाहर के मुल्कों में जब स्पेशली एक्सपोर्ट होते हैं क्या, तो इनके ऊपर एक वो लेयर होती है उसको प्रिजर्व करने के लिए, उसकी वजह से Waxy layer होती है। वैक्स लेयर होती है, उसकी वजह से वो बड़े चमकदार और खूबसूरत रखते हैं। तो
उनको भी जरा तरीके से धो के खाना चाहिए। हम तो वैक्स सब खा जाते हैं, पाकिस्तानियों हमें की तो लगता है माशाल्लाह तो इम्यूनिटी अच्छा है, अच्छी है। साफ चमक रहा है, चमकती चमक रहा है, हाँ, ऐसे चमक खा रहा है, लो। ये तो बड़ा खूबसूरत है, खा जाओ पता चले वैक्स ही खा गए हम। हाँ। तो वो भी जरा धोना चाहिए। वो बिल्कुल आपने इसी से ही इसी जिम्न में है, ज़ियारत में हमने पेस्टिसाइड का एक टेस्ट किया था। अच्छा। और पता ये चला कि वो पेस्टिसाइड से ऊपर से तो हम स्प्रे करते हैं, उसकी पेनिट्रेशन सीड तक थी, यानी सेब के अंदर आप जब सेब को खाते हैं तो बीज तक उसकी पहुंच थी। और वो पहुंच क्या करती है आगे, ये जो हमारे जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, ख़ास तौर पे किडनी है, ये इसकी सेंसिटिविटीज़ होती हैं और इसी तरीके से जो बीमारियां आती हैं वो उस पूरे निज़ाम में खलल की वजह से आती बिल्कुल हैं। ऐसे ही है। और मैं बस ये एहतियात अगर हम कर लेंगे तो कोई वो नहीं है, ये बड़ी अच्छी ज़िंदगी है। अच्छा, एक बहुत टर्म इंटरनेशनली चल रही है, मैंने बाकायदा अमेरिका में तो वो दुकानें भी देखी हैं जो ऑर्गेनिक दुकानें हैं, वहाँ ऑर्गेनिक फल सब्जी ये सब चीज़ें मिलती हैं। तो ये क्या है कि क्या मतलब जो हम ठेले से खरीद के खाते हैं भाई वो हमने तो organic अपने बचपन से ऑर्गेनिक खाया है। हाँ, पता है क्यों ऑर्गेनिक कैसे? खाया है? क्योंकि वो नॉर्मल जो हमारे यहाँ लगता है वो सब ऑर्गेनिक ही होता था। अब तो शायद वो ज़्यादा उसके अंदर चीज़ें ऐड हो रही हैं, लेकिन जो बचपन से हमने फल सब्जियां खाएं ऑर्गेनिक है, उन बेचारों को ये वैक्स लगी हुई चीज़ें मिलती थी तो वो कहते हैं ऑर्गेनिक। लेकिन अमेरिका में तो अलग अलग नॉर्मल तरीके शॉप्स हैं कि ऑर्गेनिक शॉप से खरीदारी करने जा रहे हैं, वो महंगी भी होती है। हाँ ना, तो ये हमारे यहाँ हमारे लिए देखिए बताएं। दो अमल है, कुदरती अमल है एक, और एक आर्टिफिशियल है, ताकि वो उससे पैदावार की बढ़ोतरी की जाए, यानी अच्छा, ज्यादा जल्दी जल्दी उगाया जाए। हाँ, जैसे वो मुर्गियों के भी फार्म देसी मुर्गी साइज भी बड़ा कर देते हैं फ्रूट और सब्जी का, साइज ऑर्गेनिक भी की बड़ा अब करते हैं। सर्टिफिकेशन भी हो रही है। अच्छा, हमारे यहाँ भी ये काम अब शुरू हो चुका है अच्छा। कि बागात को या खेतों को प्रॉपर ऑर्गेनिक सर्टिफाइड किया जाता है। अच्छा। आपको बड़े मार्ट्स में अब ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता नजर आना शुरू हो बिल्कुल, जाएंगी। बिल्कुल, ऐसा और ही है। अब जाहिर सी बात है, देखिए एक चीज ऐसी है जो ऑर्गेनिकली सर्टिफाइड है, हाँ। तो उसमें ना होने की मिकदार के अंदर कोई भी एक्स्ट्रा चीज एलिमेंट, उसमें कोई सिंथेटिक चीज ऐड नहीं हुई, उसमें ना पेस्टिसाइड ऐड हुआ, ना फर्टिलाइजर ऐड हुआ, तो उसकी पैदावार भी कम होगी। हाँ। जब कम पैदावार होगी तो वो जो सेब आपको आम ठेले से 300 का मिल रहा है तो ये आपको 600 रुपए या 1000 रुपए का मिलेगा। बिल्कुल। यहाँ पे बात आ जाती है फिर बाइंग पावर की, Buying कि हमारे लोग ऑर्गेनिक खाना तो चाहते हैं, लेकिन जब उसके लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे करना है तो वो वहाँ पे आपकी कुव्वत खरीद बहुत मैटर करती है। अच्छा, बहुत सारे ऐसे फल हैं जो पाकिस्तान में नहीं मिलते। फॉर एग्जाम्पल कीवी पैक हुआ हुआ आजकल कहीं तो- बाहर से आता है। आजकल हो रहे हैं ना। नहीं, कीवी भरा हुआ है लेकिन ये बाहर से आता है। नहीं इतना महंगा होता है। यहाँ पे अब ग्रो हो रहा है। मैंने ग्रो हो रहा सिंध है। में बदीन में मैंने स्ट्रॉबेरी एक ग्रो जमाने होते में हुए जो देखी। सऊदी अरब से आ रहा होता था ना उम्रा और हज करके, बिल्कुल ऐसे ही, वो वो लेके आ रहा होता था अब कीवी। तो अब यहाँ हो रहा है, लेकिन जायकादार नहीं है कीवी, वो भी मैंने खाया। वो टेस्ट नहीं है जो बाहर बैरून मुल्क बहुत होता है। लिमिटेड है अभी भी जो ग्रोथ हो रही है कीवी की या एवोकाडो, बहुत एवोकाडो बहुत लिमिटेड इवन ग्रोथ है। स्ट्रॉबेरीज भी बहुत अजीब सी है, उनका अब जायका नहीं है। स्ट्रॉबेरी पहले जब हम लोग छोटे थे तो उस वक्त बाहर से आती थी स्ट्रॉबेरी। हाँ, लेकिन अब यहाँ पे जायका नहीं है, अब तो शक्ल हर जगह स्ट्रॉबेरी भरी की है। होती है। इसलिए कि शक्ल स्ट्रॉबेरी स्ट्रॉबेरी कहाँ उगली, कोयटा वगैरह में? जी, ठंडे इलाके में। इवन सिंध में भी चूनिया हो रही में है। चूनिया में मैंने बदीन में खुद देखी है। हाँ, उसको बंद करके आई थिंक कुछ ऐसे ग्रीन वुड लगा के खुले में उग रही है। अच्छा। खुले में मैंने देखी अब तो है। स्ट्रॉबेरी की वैरायटीज बहुत सारी ऐसी हैं जो गर्म इलाकों में जो ग्रोथ कर रही हैं। इसी तरह अंगूर, आपने हमेशा अंगूर सुना होगा कि वो अपर एरियाज में, पोटोहार रीजन में या हिली एरियाज में ग्रो होता था। अब अंगूर सिंध में ग्रो हो रहा है। पंजाब के मैदानी इलाकों में अंगूर जो है वो मिट्टी तो हमारी बड़ी जरखेज है वैसे। नहीं तो ये मुझे एवोकाडो का बताएं, एवोकाडो ग्रो हो रहा है कहीं के जी जी बिल्कुल हो रहा है। फिर भी इतना महंगा क्यों है? कम हो रहा है वही इसलिए कि निदा लेने जाती है ना। नहीं, मैं नकाब करके जाती हूँ। इवन ड्रैगन फ्रूट एक चीज होती है। ड्रैगन फ्रूट पाकिस्तान में जो है वो उसकी मलेशिया में अक्सर नजर मलेशिया में आती होता है, थी मलेशिया में, थाईलैंड में बहुत कॉमनली है, यहाँ पे मिल रहा है। आपने बात की उसकी ऑर्गेनिक फूड की। ऑर्गेनिक फूड हमारी सेहत के लिए यकीनन अच्छा है। हमने पूरा प्रोग्राम किया अभी जिस पे हमने बात की कि कौन सी चीज़ें हम घर में उगा सकते हैं। तो सबसे अच्छा है छोटा सा एक टुकड़ा अपने घर का मुख्तस कर लें कि जिसमें आप अपनी सब्जियां छोटी तो अभी हम बात कर रहे थे कितना सस्ता पड़ अदरक, जाएगी। लहसुन, हरा धनिया, पुदीना, ये वो चीज़ें जो बहुत आसानी से उग भी जाती हैं और आपको हर खाने में तकरीबन ज़रूरत पड़ती बिल्कुल। है, जिसकी क्वांटिटी भी कम चाहिए होती है। लेकिन अगर आप वो ऑर्गेनिक डालेंगे तो बहुत सारी सेहत पे आपके जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स आ सकते हैं वो कम से कम कुछ कम हो जाएंगे जो इस केमिकल वाली दुनिया से हो रहे हैं। एक सवाल मेरे जहन में कुल बुला रहे हैं, आप में से कोई भी जवाब दे दे लेकिन ये इसी हम बात ब्रेक पे। के बाद करेंगे। अभी कर लेते हैं। नहीं, अच्छा, हम ब्रेक के बाद ब्रेक करेंगे, के लेकिन बाद मैं ये करेंगे। सवाल करूंगी फिर जिसका जो मुझे जवाब देना चाहिए। ठीक है, एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम
वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। फूल, पौधे, सब्जियां, फल फूल फल सभी मिक्स हो रहे हैं, तो इनके ऊपर आज हम बात कर रहे हैं। और फजीला ने कोई सवाल करना है? मेरा सवाल नहीं है, वो सबका सवाल है। सबका सवाल हाँ, जैसे हम सब लोग अपने घर में चाहते हैं कि भाई किचन वाला यही छोटा छोटा सामान उगाएं। मुझे ना मेरे पास एक जगह थी तो मैंने उगाया, लेकिन ना मुझे एक वहम हो गया था। प्लीज़ अगर कोई मेरे इस वहम को क्लियर कर सके, क्योंकि ज़ाहिर है वो आउटडोर है, आप कितना भी बचा लें मगर कहीं से बिल्लियाँ कूद के आ जाती हैं और चूहे नीचे से ज़मीन से निकल आते हैं, मतलब एक हमारी ज़िंदगी का दुख है। तो मुझे ना बड़ा वहम आता है कि भाई अब अगर यहाँ कर रहे हैं तो ज़ाहिर है वो जानवरों का भी एक वेस्ट होता है। तो ये तो नहीं होता कि मतलब एक तरफ तो आप ये सोचते हैं कि खाद बन जाएगा, लेकिन एक तरफ मुझे वहम होता है कि यार ये ना कोई मतलब बीमारी आ जाए उस फल उसमें या सब्जी में या कुछ, तो वो मेरा वहम है बड़ा। मैं बहुत अच्छा सवाल किया। नहीं, मुझे है प्रॉब्लम भी ना, ये वाकई था, तो मुझे अभी जहन में आया कि भाई मैंने कहा भाई बिल्लियां भी जो भी करेंगी या चूहे या जो भी, तो वो फिर हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह नहीं होगा? आप जवाब दें। मैं आप दे रहे हैं? अच्छा, मैं थोड़ा सा इसमें एक पॉइंट से ऐड कर दूं कि जितने भी हमारे पास सब्जियात के पौधे हैं ना, वैसे तो देखें चाहे कोई सा भी वेस्ट हो, एनिमल वेस्ट हो, कोई घरों में पेट होते हैं अमूमन, उनका वेस्ट होता है, वो ऑर्गेनिकली वो डिकम्पोज हो जाता है सॉइल के अंदर। अगर कोई भी ऐसा वेस्ट डायरेक्टली फ्रूट के साथ कांटेक्ट में है तो उस पर तो हमें बिल्कुल अपने व्यूअर्स को ये अवेयरनेस देनी चाहिए कि वो चीज़ कंज्यूम ना करें, ठीक है ना। अच्छा, एक अल्लाह ताला की तरफ से कुदरती एक प्रोसीजर है, एक प्रोटोकॉल है कि कोई भी सब्ज़ी होगी, बहुत कम ऐसी हैं जो बेलदार सब्जी हैं। अगर घरेलू पैमाने पे लोग, जैसे आप देखेंगे तुरई की बेल होती है, लौकी की बेल है, करेली की बेल है, ये ज़मीन से थोड़ा फासले पे होती है, एलिवेटेड होती हैं। अगर टमाटर भी लगेगा या मिर्च लगेगी तो ये डालियों पे फल लगेगा। आप स्टिक्स के साथ उसको प्रॉपर स्टेकिंग करते हैं, उसको बांध देते हैं, तो जितने भी हमारे पास पेट्स होते हैं वो अमूमन वो ग्राउंड पे रोम मैं धनिया की बात करूँ, क्योंकि धनिया पुदीना लगाया था तो बिल्लियाँ जो है वो मतलब वो फिर आपको पता है वो पी कर देती हैं ऊपर या उधर कहीं भी, या अगर डॉगीज हैं किसी के घर में तो वो ये होता है ना कि अब आपको उसको तो आप ऊपर से ही तोड़ेंगे तो वो फिर दिल नहीं चाहता। इसमें फजीला ये होता है कि एक ना एनिमल बैरियर्स आपको मिलते हैं रेडीमेड गार्डनिंग शॉप्स पे अवेलेबल आपके। बट व्हाट अबाउट भाई चूहे? अब यहाँ तो समंदर के करीब जो घर हैं उनमें इतने चूहे और वो जमीन से बाहर आते हैं, मतलब माशाल्लाह इतने कोई तेज हैं, इंसानों से ज्यादा तेज हैं कि आप उन्हें अगर ऊपर से रोके तो वो जमीन से बाहर आते हैं। इसमें दो मैं आपको इसके जवाब देता हूँ। एक तो चीज़ है कि आपने फिजिकल बैरियर के थ्रू इन चीज़ों को आप जितना मैक्सिमम कंट्रोल कर सकते हैं वो करना है। सेकंड ये कि रोडेंट जैसे चूहे आपने बताया या दूसरे रेंगने वाले जो कीड़े होते हैं या दूसरी चीज़ें, इसके लिए एक तरीके के प्रिवेंटिव केमिकल्स मार्केट में ऑलरेडी मौजूद हैं जो आप छोटे छोटे ना इसके रेड बेट्स आप यूज़ करते हैं। आप डबल में छोटा सा उसके पीस को रख के आप रख देंगे तो चूहा या तो उसको खा के वो दूर जाके वो मर जाएगा, या जो भी इस तरह का रोडेंट वगैरह है वो उसके नज़दीक ही नहीं आएगा। उसकी स्मेल इतनी होती है लेकिन वो आपको महसूस नहीं होगी। वो हमारी सब्जी को भी कोई नुकसान नहीं, क्योंकि ओपन एयर में है ना, डायरेक्टली आप सब्जी के ऊपर उसको स्प्रे नहीं कर रहे, तो वो बहुत मिनिमल इम्पैक्ट। तो देखें जाहिर सी बात है कि आप ऑल्टर करेंगे थोड़ा बहुत इम्पैक्ट जरूर होगा, लेकिन क्योंकि आप डायरेक्टली स्प्रे नहीं कर रहे तो बहुत मिनिमलिस्टिक उसका इम्पैक्ट होगा। सही। अच्छा, मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ। बहुत अच्छा, इसमें एनिमल बिहेवियर को जानना ज़रूरी है। बिल्ली पी नहीं करती है, शाई होती है। अच्छा। कभी भी ये याद रखिएगा कि उसकी एक स्पेसिफिक जगह होती है। इवन अगर वो पॉटी भी करती है तो वो बरो करके उसको उसको छुपा देती है। तो और खाने के करीब नहीं करती। स्मेल बहुत आती है, खाने के करीब नहीं करती। अगर खाने की कोई चीज है करीब नहीं करती। एनिमल बिहेवियर का जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए तो आपको वहाँ पे एफर्ट कर, हाँ डॉग्स करेंगे, वो करते हैं। और यही वजह है कि बिल्लियों को जो है ना जो हम इबादत की जगहें हैं वहाँ हम उनको फ्रीली छोड़ते हैं। वो वहाँ हर जगह वो डॉग्स वो टेरिटरी मार्क करते हैं ना अपनी, तो बिल्कुल, तो वो उनके बिहेवियर मुख्तलिफ है। तो इसके लिए जो है ना परेशान होने की ज़रूरत नहीं। सबसे बड़ी बहुत अच्छा हमने कहा कि वो बायोडिग्रेडेबल हैं 48 घंटा। और फिर आप जब दूसरा बैरियर जो आपने लगाया कि जब आप इस्तेमाल करते हैं उसकी वॉशिंग कर देती हैं, सो उसकी वॉशिंग कर लें तो अब इसमें कोई अच्छा मैं अब आगे चलूँ। सवाल का जवाब हो गया कि टाइम कम है। अच्छा, अब मैं कुछ ज़रा टिप्स इन सब चीज़ों से लेके जिसकी हम बात कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एलोवेरा है,
एलोवेरा की कोई टिप्स दे दें कि वो हम कैसे अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मेरे घर में इस्तेमाल लगा कर हुआ है। सकते हैं। हाँ, मेरे घर में भी लगा है। एलोवेरा पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता है स्किन ट्रीटमेंट्स के लिए, बालों के लिए बहुत अच्छी दवा है, लोग तो खाने भी लगे डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बहुत अच्छा है, लोग खाते हैं। मसला फिर वही आ जाता है कि हम सिंथेटिक पे चले गए हैं जो कि रिएक्ट करता है। क्वांटिटी कितनी लेनी है और आपकी स्किन का बिहेवियर और आपकी नेचर क्या है, उस हिसाब से चीज़ें डायग्नोसिस के बाद चीज़ें लेनी चाहिए। जैसे हमने बात की एलोवेरा की, एलोवेरा बहुत अच्छा है, उसको आप नीम का तेल ज़रूर मिलाएं थोड़ा सा, ताकि वो थोड़ा सा उसकी जो ऐसे असरात हैं जो कि आपको रिएक्ट कर सकते हैं। नीम उसको जो है वो एंटी फंगल भी है, एंटीसेप्टिक भी है, तो वो उसको थोड़ा सा सप्रेस रखेगा। थोड़ा सा दूध ज़रूर मिलाएं ताकि वो उसकी जो टॉक्सिसिटी है उसको थोड़ा सा बेहतर रखे, आपको थोड़ा सा एक ठंडक का एहसास दे। तो ये 2-3 कॉम्बिनेशन अगर आप लेंगे तो एलोवेरा, अच्छा है। दूध और थोड़ा नीम थोड़ा सा का नीम का तेल, ऑयल तो एक साथ मिक्स करके बेहतरीन मास्क बन जाएगा आपका वाइटनिंग के लिए भी और बाकी मामलात के लिए भी। मेथी का पौधा अगर लें, मेथी के पौधे के थोड़े से पत्ते अगर लेके डार्क सर्कल्स पे लगाएं तो डार्क सर्कल्स बहुत जल्दी बेहतर हो जाते हैं। आप मेथी के पत्ते? मेथी के पत्ते जिसको हम जो सब्जी वाले के पास भी मिल जाते हैं मेथी के पत्ते, तो वो डार्क सर्कल्स के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा। सर में दर्द हो रहा है, ब्लड प्रेशर और साइनसाइटिस का नहीं है, तो अगर आप मेथी के पत्तों का पानी यहाँ पर लगा लें तो उससे भी कंपैरेटिवली सर का दर्द बहुत लोगों का कम हो जाता है। मैं तो आलू मेथी बना के खा जाती हूँ। मैं तो खाने की बातें करूँगी। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो घर में मेथी हम के वो कर खाने की सकते भी हैं। कोई अफादियत है? बिल्कुल, मेथी खाने से जो है वो फॉलेट्स आपको मिलते हैं, जैसे हम कहते हैं आयरन रिच वो है। जितने भी ये ग्रीन आपके मेथी के पत्ते हो गए या आपकी पालक हो गई, ब्रोकली हो गई, या जितने भी हरा पत्ता, कच्चा हरा डार्क ग्रीन जो है, इसके अंदर आयरन होता है, पोटेशियम होता है, तो इनको खाने से आपका खून बढ़ता है, डिटॉक्स होता है सबसे बढ़कर, और आपको बड़ा रिच हम खाने में बड़ा करते हैं, गोश्त भी मिला दिया, इसके साथ भी मिला दिया। कोशिश करें इनको सेपरेट खाएं, कम पकाएं, क्योंकि जल्दी कुक हो जाता है। तो उसकी जो ग़िज़ाइयत है वो आप जलाएं ना, बस ये करें। हमारे यहाँ बड़ा वो है ना कि भूने जाओ, पानी डाल दो, पानी भर के 1 घंटा रख दो और जला भून पे दें लग जाओ। आप। सब्जियों वो ना को करें। क्रंची होना ज़रूरी है। बिल्कुल, सब्जियों का क्रंची अच्छा होना, वे कि गले ज़रूर, लेकिन उसको उसी में पकाएं। ये नहीं कि उसका जो है वो जब पानी उसको पकाएं तो ये कि जो सब्जियां अपना सारा रस या न्यूट्रिएंट उसी में छोड़े और आप उसे कंज्यूम करें, खाएं आराम से। तो इसके अंदर बहुत अच्छे आयरन है, फॉलेट है, विटामिन बी के पूरे कॉम्प्लेक्सेस हैं, वो आप खाएं तो इंशाल्लाह जो ग्रीन कच्ची जो भी, अब आप खुद अपने आसपास नज़र घुमा लें कि आप क्या क्या ऐसी हरियाली हरी सब्जी हर खाते तरफ। हैं। तो जितनी हरी हरी जो सब्जियां आप खा सकते हैं अपनी हंडिया में डाल के, पका के, गोश्त मिला के, वो आपका खून बढ़ाएंगे। यार आप कितनी अच्छी बातें कर रही हैं ना, यकीन करें मैं लोगों को बता बता के थक गई हूँ। मेरे अपने मतलब मैं जब बनाती हूँ खाना या शो में भी मैं ये बताना चाहती हूँ, लोगों को लगता है कि सब्ज़ी पकाना बहुत आसान काम है। सब्ज़ी पकाना आसान काम वैसे तो है, लेकिन आपको सब्जी को वही उसके न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर मेंटेन करना मुश्किल है। बिल्कुल। लोग क्या करते हैं, दे भूना भून भून के तो कोई फायदा नहीं वो सब्जी का। और आपकी बात ये भी सही है कि गोश्त के साथ आप हर चीज़, क्योंकि गोश्त देर से गलता है, सब्जी जल्दी गल जाती है। अगर आपको डालनी भी है तो पहले आप गोश्त गलाएं, बिल्कुल, और बिल्कुल एंड में आपको जब 5 मिनट रह जाएं, 10 मिनट रह जाएं, तो सब्जी आप, और वो ये सही बात है कि क्रंची रहे, तो ये लोगों को पता नहीं चलता और फिर वो सब्जी की अफादियत खत्म हो जाती है। बिल्कुल। अच्छा, भिंडी की अफादियत बताएं। भिंडी का तो सीजन है ना अभी। भिंडी का सीज़न है। भिंडी की अफादियत यह है कि भिंडी में कैल्शियम ज़्यादा होता है, लेकिन एक जो हम ये कहते हैं कि वो पेशेंट्स जिनको किडनी का प्रॉब्लम है वो भिंडी अवॉइड करें, क्योंकि वो जो है आपके बॉडी में जाकर उनको जो है वो कैल्शियम ज़्यादा हो जाता है, तो फिर उनकी किडनी फिल्टर्स नहीं कर उनके पाती। लिए वो भी है ना, जी, स्टोन का के लिए इशू। पालक को भी कहते हैं ना, पालक को भी कहते हैं, टमाटर भी। किडनी के लिए टमाटर को पालक, कहते टमाटर, हैं, टमाटर को भी किडनी कहते हैं। और भिंडी को भी कहते हैं। तो वैसे आम आवाम खा सकती है बिना डरे, कोई इसका वो नहीं है, लेकिन जिनको किडनी का इशू है वो थोड़ी एहतियात करें उसकी। और जो है वो टमाटर भी अगर खाएं तो कोशिश करें पल्प में जो उसका बीज है वो हटा दें, बाकी पूरा वो आप जो उसका बाकी का छिलका या छिलका हटा के जो साइड का है वो आप ज़रूर खाएं। और इसके अलावा भिंडी का भी यही करें कि बहुत अच्छा, उसको आलू जोर के ना कोई दें। फायदे? आजकल शक्करकंद आलू बड़ी तो हिट चल रही पोटेशियम, है। आलू तो पोटेशियम, तो आलू एनर्जी और के लिए केला full, पोटेशियम हाँ। की हाईएस्ट फॉर्म है, हाईएस्ट सोर्स है। अगर आपको ये जो आलू हमें जो है ना वो डार्क favorite है। सर्कल्स का इशू होता है, निदा डार्क सर्कल्स का इशू होता है, जैसे आगा साहब ने भी कहा, और एक कहा कि हम ना बड़ा लगाने पे फोकस करते हैं। मैं कहती हूँ लगाने से ज़्यादा आप खाएं। खाना जल्दी आपको असर करेगा। ये जो हम एंटी एजिंग फार्मूलाज भी कर रहे होते हैं, उससे बेटर आप खाएं। आप पोटेशियम रिच फूड्स खाएं। ग्रीन जो सब्जियां भी जो हो गई उसमें भी पोटेशियम हाई होता है। इसके अलावा जैसे अभी हमने बात करी कि केला और जो है वो आपका ये कीनू कीनू नहीं, आपका पपीता। पोटेशियम, पपीता भी हो गया, और इसके अलावा केला हो गया और आलू,
ये पोटेशियम की बहुत हाई फॉर्म है और हमारी बॉडी को भी पोटेशियम और सोडियम कंटिन्यूअस अमाउंट में चाहिए होता है, आलू की खास कोई तौर जरा पे। टोटका तो बताइएगा आलू का। आलू रंग साफ करने के लिए बहुत अच्छा है। जिन लोगों को रिंकल्स होते हैं, अगर वो सिर्फ आलू को काट के फौरी तौर पे मतलब उसी वक्त काटे, उसका एक जो हल्का सा रस आता है उससे मसाज करें तो रिंकल्स में बहुत जल्दी बेहतरी आती है। जिन लोगों की टू टोन स्किन होती है उनके लिए बहुत अच्छा है। आलू को थोड़ा सा अर्के गुलाब में पीस लें तो आपके लिए एक सनस्क्रीन का काम करता है। थोड़ी देर लगा के छोड़ दें और वॉश कर लें। जलने वाली जगह पे भी जलने आलू- वाली जगह पे हाँ। आलू लगा दें तो तो निशान खत्म हो अच्छा जाता है। साहब, मैंने सुना भिंडी का बताएं जरा टोटका कोई। जैसे अभी हम लोग कहते हैं कि ये खीरा जो है आंखों पे लगा के जो ब्यूटी रिचुअल है हमारा, लेकिन मैंने सुना कि वो जो पोटैटो का पील है वो भी वो अगर ज़्यादा करें वो बेहतर है। ज़्यादा बेनिफिट है। पोटैटो का पील बहुत अच्छा पोटैटो का होता है पील ये आई as सर्कल्स compared के लिए to ज़्यादा अच्छा खीरा। है। हाँ। और खीरा सिर्फ हाइड्रेशन के लिए, एक ठंडक के एहसास के लिए बहुत अच्छा होता है, इसलिए लोगों को ज़्यादा पसंद है। लेकिन आलू के ज़्यादा फायदे हैं। भिंडी के फायदे बताएं। भिंडी में कैल्शियम होता है, आपकी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है, खासकर उन खवातीन या मर्दों में जिनमें घुटने का लेस ख़त्म हो जाता है, कार्टेज डैमेज हो जाती है, उनमें फ़ायदे का बायस बन सकती है। लेकिन वही तरीका है कि हम भिंडी को इतना भूनते हैं कि उसकी तमाम चीज़ें ज़ाया हो बिल्कुल जाती ऐसे हैं। ही। क्रंची होना चाहिए, चाहे आप उसको सालन के तौर पर लें या उसको सिर्फ अकेले बनाएं या शोरबे के उससे बनाएं, लेकिन उसमें क्रंचीनेस होनी चाहिए। जब आप उसको तोड़ें तो उसमें एक खस्तगी होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी लेकिन किस्म वो की पता है सब्जी हो। कैसे हो सकती है? अब मैं इसके साथ ही बता देती हूँ, भिंडी का प्रॉब्लम ये पकाते हैं लेस निकलता है, वो तबाह हो जाती है सब चीज़ें। भिंडी पकाने का तरीका यही कि अगर आपने भिंडी कहीं भी डालनी है, जैसे सालन में करनी है या जो, तो आप उसको पहले हल्का सा 2 मिनट हल्का सा ऑयल डाल के स्टर फ्राई सॉर्ट ऑफ कर लें, तो उसका जो लेस या जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो उसके अंदर ही रह जाते हैं, जज्ब हो लेकिन जाते हैं। भिंडी को कहते हैं बहुत चमचा नहीं हिलाना चाहिए, अगर चमचा ज्यादा इसीलिए ना नहीं हिलाते हैं तो टूट उसकी फूट हो जाएगी। जब लेस- यही तो लेस तभी तो निकलता है ना, क्योंकि वो ऊपर से सील नहीं हुई होती ना। जब आप उसको सील करेंगे ना, जब आप उसको 2 दफ़ा आपने करा स्टर फ्राई थोड़े से ऑयल में, तो उसके जूसेस उसके अंदर लॉक हो जाएंगे। तो चमचा तो खैर हिलाने की फिर जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप फिर उसको सालन में पर बनाएं आप किसी तेज में भी। आंच पे करेंगे क्या? हाँ हाँ, तेज आंच पे ऐसे फिर उसकी हल्का सा stir fry। न्यूट्रिएंट्स जल नहीं जाएंगे? 1 मिनट हार्डली कि उसके ऊपर एक हल्की सी वो अपने Layer आ juices को लॉक कर ले। बस उसका कुकिंग टाइम मेंटेन रखें हाँ। आप, जैसे फजीला साहिबा कह रही है ना कि वो उसको इतना वो ना करें कि वो बिल्कुल घुलने लग जाए, बस खड़ी खड़ी रखें आप और क्रंची सी उतारें तो Exactly। बिल्कुल। अच्छा, यही मैं आपसे पूछना चाहिए कि ये जो वो है शकरकंदी का तो ज़माना अब ख़त्म हो गया ना। शकरकंदी आजकल बड़ा हिट चल रही है पूरी दुनिया में, उसके बड़े फ़वाइद हैं। वो उसके क्या फ़वाइद होते हैं? Sweet potato। स्वीट पोटैटो जैसे एनर्जी English में लेवल को बहुत जल्दी मेंटेन करती है, आपकी ग़िज़ाइयत के लिए बहुत बेहतर है। शुगर कंटेंट उसमें कम होता है। जो ख़वातीन या मर्द हज़रात डाइटिंग करने के ख्वाह हैं वो थोड़ी सी लेंगे, पेट को बहुत जल्दी भर देगी, लेकिन उसमें शुगर कंटेंट और डिफरेंट चीज़ें जो वज़न बढ़ाने में करामद होती हैं वो थोड़ी सी उसमें कम होती हैं। बट कैल्शियम ऑक्सलेट उसमें होता है। जिन लोगों को बार बार गुर्दे में पथरी बनने का अमल होता है वो शकरकंदी ना खाएं तो उनके लिए बेहतर है। जैसे यूजुअली शकरकंदी जो लोग जिम जाते हैं मेल फीमेल्स, उनको हम प्री वर्कआउट में कहते हैं कि जी आप ये खाइए, ताकि अगर आप ज़्यादा जिम कर रहे हैं या आप हैवी वेट्स उठा रहे हैं तो आपको वो इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करे। एनर्जी वो प्रोवाइड करता है लेकिन वो बहुत शुगरी नहीं है। अच्छा। आलू का भी बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट है स्वीट पोटैटो। हालांकि लोग हम समझते हैं स्वीट पोटैटो नाम है स्वीट होगा, शुगर ज़्यादा होगी, नहीं ऐसा बल्कि नहीं। आजकल तो कम मैं देख रही थी बाहर जो इस तरह के जो खाने जो डाइट के लिए आप लेने जाते हैं, आप कोई भी इस तरह का लेते हैं, तो वो आपको बर्गर के साथ भी स्वीट पोटैटो वाले चिप्स फ्राई करके देते हाँ हैं। बिल्कुल, शकरकंदी मैं के। बता रही हूँ ना, इंटरनेशनली बड़ा ट्रेंड कर रहा है स्वीट पोटैटो वो आजकल। पोटैटो जो लोग नहीं खा पा रहे तो वो स्वीट पोटैटो से रिप्लेस कर रहे हैं उसको replace कि इट्स मोर न्यूट्रिशन। बिल्कुल। अच्छा, अब अगर मैं ये पूछूं, जैसे बागवानी की तरफ दोबारा वापस आती हूँ, समझ नहीं आता कि बीज किस तरह लें। कभी कभार लोग ऑनलाइन भी बाय कर लेते हैं, फिर आप अगर नर्सरी जाते हैं तो वो ज़ाहिर है वो जो भी वहाँ पे होते हैं वो अपने हिसाब से फल पौधे सब बेच रहे होते हैं। तो ये किधर से लेने चाहिए सीड्स? देखिए, हर शहर में कुछ मखसूस जगहें ऐसी होती हैं जहाँ पे गार्डनिंग की शॉप्स होती हैं। हाँ। अगर हम कराची के हवाले से बात करें तो कराची में हमारे पास अस्करी पार्क के अपोजिट गार्डनिंग की बहुत सारी शॉप्स मौजूद हैं। इसके अलावा न्यू सब्ज़ी मंडी जहाँ पे फलों की और सब्जियात की जो फरोश इसका काम हो रहा होता है, तो वहाँ पे पूरी मार्केट है जहाँ से आप हर सब्ज़ी का, हर चीज़ का आपको बीज वहाँ से बहुत आसानी मिल सकता है। और आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस मौजूद हैं कि आप अगर इस ब्रांड का नहीं लेना चाहते, किसी और कंपनी का लेना चाहते हैं, और प्रीवियस एक्सपीरियंसेस से भी लोग काफ़ी सीखते हैं। जब वो एक किस्म का बीज लगाते हैं किसी एक कंपनी का और वो अच्छा उगता नहीं है, जर्मिनेट अच्छा नहीं करता, तो नेक्स्ट टाइम वो फिर डिफरेंट ब्रांड्स की तरफ जाते हैं। एक्सपायरी होती है इन पे भी एक्सपायरी होती है, क्योंकि काफ़ी सारे सब्जियात के जो बीज हैं इन पे भी फंजीसाइड की कोटिंग होती है।
कि बीज जो है वो किसी एक्स्ट्रा किसी सिंथेटिक चीज़ से वो ख़राब ना हो, या बीज की भी एक लाइफ है ना उगने की। अगर 1-1 साल तक आपने बीज को प्रिजर्व करना है तो उस पर सर्टेन किस्म की कोटिंग्स होती हैं। मतलब जब हम खरीदने जाएं तो हम जरूर उसके पैकेज पे पढ़ें अगर कि वहाँ एक्सपायरी है या नहीं है, क्योंकि मेरे साथ हुआ ना 2-3 दफ़ा ले लिया, उस पर कुछ लिखा हुआ भी नहीं था और वो कुछ भी नहीं निकला, इतनी मेहनत हुई। एग्जैक्टली अच्छा, इसके अलावा बीज के जो पैकेट्स होते हैं ना, इनके ऊपर बहुत हमारी गवर्नमेंट का एक रेगुलेशन भी है कि आपने मेंशन करना है कि ये ऑर्गेनिक सीड है या ये जीएमओ सीड है या ये हाइब्रिड सीड है। आपको हर पैकेट के ऊपर लिखा हुआ ज़रूर मेंशन होगा। तो आप जब भी किसी सब्जी का बीज खरीदें तो आप लाजमी एक दफ़ा उसको पढ़ लें कि आपने इसको किस पर्पस के लिए यूज करना है। GMO स्टैंड्स फॉर जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। तो इसमें जो जेनेटिक्स मॉडिफाई की जाती है मैक्सिमम प्रोडक्शन के लिए, और सबसे ज्यादा सेहत के लिए नुकसानदेह जीएमओ सीड्स ही होता है ना, वही और हाइब्रिड क्या होता है फिर? हाइब्रिड होता है जब 2 वैरायटीज का क्रॉस करके सीड बनाया जाता है। एग्जैक्टली कि अगर एक टमाटर का साइज बहुत अच्छा है और दूसरे में खुशबू और जायका अच्छा है तो दोनों को क्रॉस करके जो उसका सीड आता है वो हाइब्रिड है। अच्छा, यहाँ मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, और वो लोग जो कह रहे हैं कि भाई हमारे घर तो नहीं है इतनी जगह कि हम अपने फूलों को उससे सजा सकें घर, कोई बात नहीं है, कभी कभार नज़र के लिए भी करना पड़ता है। आर्टिफिशियल फ्लावर्स के हवाले से भी हम बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो आज हम फल, पौधे और फ़वाइद, इन सब चीज़ों से सारी बातों को डिस्कस कर रहे थे। बहुत कुछ सीखा हमने सबसे। मैंने भी सिखाई है 2-3। आपने भी सिखाई है। मैं तो बड़ी हैरान हो गई सुन के भाई कि अभी एक और चीज़ बताऊंगी मैं। आज तो एज सेलिब्रिटी नहीं, आज तो एज एक्सपर्ट आपसे मैंने बात की है भाई। हाँ, अभी एक और बात बताऊंगी मैं। क्या बात बताएंगी? बता दे, क्योंकि फिर मैं वो अच्छा बताई दूँ? अच्छा ठीक है, मैं बता देती हूँ। वो ये था कि जैसे इन्होंने कहा ना कि खीरा को आप छील के नहीं खाएं, फाइबर जाता है, इसी तरह से जब हम तरबूज काटते हैं तो तरबूज काटते हैं अक्सर लोगों को ये होता है कि उन्हें फ़ौरन छील के काट कूट के फ्रिज में रख दिया तो तरबूज थोड़ी देर में बिल्कुल पानी छोड़ देता है, और अगर वो तरबूज खाएं तो बच्चों का पेट ख़राब हो जाता है या बीमार होते हैं या डायरिया हो जाता है, जो भी होता है। तो तरबूज का बेहतरीन तरीका ये है उसको काट के रखने का कि आप उसको ऊपर से धो लें, उसका छिलका ना उतारें, और आप उसको ऐसे क्यूब्स, ऐसे पीसेस में काटें, मतलब स्क्वायर के नहीं हो तो ट्रायंगल पीसेस कटेंगे उसके पूरे पूरे, तो उसका जो छिलका है वो नीचे रहे, उसकी वजह से उसका जो पानी होता है वो इंटैक्ट रहता है। यानी कि आप कह रही हैं कि जो उसकी वो है ऊपर से तरबूज है उसका वो छिलके से अलग ना करे उसको आप आधा किया आपने, आधा किया और फिर बीच में से आधा किया तो वो ट्रायंगल उसके क्यूब्स कटते हैं पीसेस, और वो आप फ्रिज में रखें तो वो आपके अगर 2 दिन भी रखा है तो वो पानी नहीं छोड़ेगा, उसके अंदर ही इंटैक्ट रहेगा। जब आपने बोला कि अच्छा जी अभी फौरन ले आओ तो ठक 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 काट के फौरन, बस मैं तो नहीं, हाँ वो मुश्किल होता है। मैं तो तरबूज आधा करके ऐसे ही रख देती। नहीं मैं तो पूरा काट के और फिर उसके ऊपर वो एक क्लीन फिल्म लगा के और वो मैं रख देती हूँ फ्रिज में। बच्चों ने खाना होता है, बच्चे पूरा पीस निकाला खा लिया, तो जब उसके जूसेस उसमें रहते हैं तो वो मीठा भी होता है और वो ज़ाहिर सेहतमंद भी होता है। ये अच्छी टिप है बहुत। अब मैं चल रही हूँ महविश बिलाल की तरफ। बिलाल फ्लावर शॉप, इनकी शॉप गुल प्लाजा में थी, अब कहाँ है? मैं महविश से पूछती हूँ। अस्सलाम वालेकुम महविश, कैसी हैं आप? जी महविश, वो लोग जिनके घर में जगह नहीं है और उनको मतलब पानी भी इतना नहीं आता कि वो अपना शौक पूरा कर सके, तो चलें वो इन्हीं फ्लावर्स से अपना शौक पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स भी जो है अपनी एक खूबसूरती रखते हैं। हाँ। जिनके घरों में स्पेस नहीं है या जिनको शौक होता है, हमें ही देख लेना, हमें शौक था फूलों का तो हमने अपने सेट पे फूल लगा लिए। हम तो नहीं उगा सकते थे, हमारा बेसमेंट में स्टूडियो है। बहुत सारी जगहों पे ऐसा है ना कि आप प्लांटेशन नहीं कर सकते ना, फ्लावर्स की ना प्लांट्स की, तो वहाँ आप ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स यूज करते हैं या किसी खुशी के मौके पे आपने यूज किया, इवेंट्स आजकल तो टेबल सेटिंग, टेबल डेकोरेटिंग इतनी ज़्यादा बहुत ज़्यादा कि आप उस टेबल पर फ्लावर्स इस तरह पूरे सजा के रखते हैं। जैसे बर्थडे पार्टीज हो जाती हैं या आप किसी लाइक कोई इवेंट है, ईद डेज होते हैं, या इसके अलावा जो है आप कोई ऐसा शूटिंग वगैरह पे हम जाते हैं तो वहाँ स्पेशली जो है वो इस तरह आर्टिफिशियल फ्लावर्स ही ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। अच्छा, जैसे ये वाइट वाले हैं, ये बड़े आजकल बुकेज में या शादी ब्याह में हर जगह आपको रियल फ्लावर्स के साथ जो है ये वाले फ्लावर्स बड़े नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए इसमें बहुत सारी किस्में होती हैं। लाइक इसमें आपको वेलवेट फ्लावर भी मिलेगा, सिल्क का भी होता है,
ये कितने तक का पड़ जाता है ये इसका ये एक वो tent? डिफरेंट है, 1000 की भी कॉस्ट होती है, इसमें थोड़ा सा नॉर्मल रेंज वाले भी क्योंकि ये डेकोरेशन करने में बहुत काम आता है, बड़ा जी। डिसेंट सा लगता और है। डिफरेंट देखिए, लोगों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो होता है ना, हम उसको देते हैं। लाइक कोई हमसे कहता है कि बहुत अच्छी क्वालिटी, इसकी फाइन क्वालिटी में क्वालिटीज ही बहुत सारी आती हैं। इसमें जैसे आप देख रही हैं आगे ये अरेंजमेंट्स बनी हुई हैं, ये लोग अकॉर्डिंग टू थीम, रूम का थीम हो गया या घर के थीम के हिसाब से लेते हैं। अक्सर वो नौ ब्याता जो जी, कपल होता है ना, उनके अगर आप रूम्स देखें तो उसपे बड़े फूल ऐसे ना गमले इस बिल्कुल। तरह के सजाए हुए होते हैं, तो वो उनके लिए बड़ा रहता है। जी, गुलाब है ये वो, इसमें पर इनकी lilies, सफाई blossom। कैसे करें भाई, ये बड़ा ये मुश्किल हो देखें, जाती इसमें है। ये होता है, ये वॉशेबल भी होते हैं और अच्छा। ऐसे कुछ स्प्रेस वगैरह भी आते हैं जिसके थ्रू आप इसको साफ कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर आप इसको वॉश करें तो वो ज़्यादा लाइक बेहतर होता है। सर्फ के पानी में ऐसे भिगो लिया जी, बस। भिगो लिया और उसको आपने एब्जॉर्ब किया और दैट्स इट, बस उसको आपने सुखाने रख दिया, वो ड्राई हो गए, दैट्स इट, फिनिश। सनलाइट वगैरह में रखें थोड़ा सुखाने के हाँ, लिए, या सनलाइट में towel से? रख सकते हैं। इसका कलर कभी भी खराब नहीं होता है। अच्छा। ठीक है जी हाँ। और इस तरीके से आप देखें, इसमें डिफरेंट किस्में हैं, लिलीज है, ब्लॉसम है, जैस्मीन है, सनफ्लावर है, डिफरेंट। जैसे अभी आप देखें ये वेलवेट स्टिकर, रेड वेलवेट, ये सब वेलवेट के हैं, जी, ये फूल बने वेलवेट हुए। के देखें आप, हाँ, इसे कितने वेलवेट अच्छे अच्छे स्टिक्स आ गए हैं आर्टिफिशियल जी। फ्लावर्स आजकल। हाँ ना, ये देखिए कितना अभी अच्छा। खरीदती हूँ मैं जाते हुए। तो अभी आप लोग कहाँ से कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं जी, गुल अभी प्लाजा के बाद? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि हम ऑनलाइन पे काम कर रहे हैं और ऑनलाइन हमें इतनी अच्छी सपोर्ट मिली है, पाकिस्तान के लोगों से इतनी अच्छी सपोर्ट मिली है कि मुझे सर उठाने की फुर्सत नहीं है। ओए ओए माशाल्लाह हम रोज़ के डेली ऑर्डर्स डिलीवर कर रहे हैं। अच्छा, क्योंकि आउटडोर इवेंट्स वगैरह के लिए भी हम काम करते हैं, तो अच्छा। इवेंट्स वगैरह के लिए जो हमें ऑर्डर्स आते हैं वहाँ आउटडोर जाके काम करना, शूट्स के लिए जो आप वॉल वगैरह डिज़ाइन करनी होती है उसके लिए हमें ऑर्डर्स आ रहे हैं। ये सब कुछ जो है हमें माशाल्लाह ऑनलाइन बहुत अच्छा। और मैं आई थिंक आपके शो पे आ चुकी हूँ पहले। हाँ ना, वही तो जब आपके सब शो गुल से जब मैं प्लाजा- गई थी तो वो मुझे, आप वही हैं आज तक, मुझे सब वही, आप वही हैं जो यार वैशो पे आई हाँ। थी। तो उससे एक मुझे बहुत जाहिर सी बात है, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, हाँ। तो इससे एक हमें बहुत अच्छी पहचान मिल जाती है। और सबसे पहले ये हो जाता है कि गुल प्लाजा के आने से लोगों ने इसको गलत फायदे भी उठाया है, तो हमें ये कि ऑथेंटिक मिल गया कि भाई आप ARY पे आई थी, आप ऑथेंटिक है, हम आपसे शॉपिंग करेंगे। तो ये बहुत अच्छी ये सपोर्ट चले बड़ा अच्छा हो गया। तो मैंने कहा कि भाई वो लोग भी जिन मतलब एक अच्छा लगता है, चाहे वो बिल्कुल। आर्टिफिशियल प्लांट्स ही हो, एक अच्छा लगता है। अगर कोई नहीं अपने घर में जी, ये उनके मूड पास स्विंग्स, इतनी आप जगह- समझ लें मूड स्विंग्स होता है। अब जैसे मिसाल है, कोई आप फ्लावर लेके आपके लिए आ गया, जैसे अपनी हाँ। रूठी हुई बीवी को मनाने रूठी के लिए को मनाने इससे बेहतरीन गिफ्ट है नहीं, ले आ जाएगा शकील भाई आप। बिल्कुल बिल्कुल यही है। लेकिन हमारा क्योंकि घर की खेती है ना, तो हमें तो नहीं मिलता। वो लेकिन हाँ, ये आप चीज़ तो होती वैसे है। फूलों से घिरी हुई होती जी है। बिल्कुल, ये होता है। थैंक यू सो मच आपका हमारे शो पे आने का और लोगों को बताने का। प्राइसेस मैं जाहिर है सारी पूछूंगी नहीं, आपको दिन से ऑनलाइन पूछ लीजिएगा। किस नाम से आपका पेज है? बिलाल फ्लावर्स शॉप के नाम से बिलाल है फ्लावर्स इंस्टाग्राम शॉप। पर। वहाँ हमारा नंबर भी जो है वो कोट हुआ हुआ है, आप हमारे ठीक है। नंबर पे जाके व्हाट्सएप पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू Thank you so थैंक यू much. मारिया, थैंक Thank यू you. मारिया जी। सॉरी महविश मारिया बोल दिया मैंने। आज बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम मुझे याद रखना है, तो गड़बड़ हो गई मुझसे। हाँ जी, सो ये था हमारा आज का शो। हमने कोशिश की कि आपको बड़ी इन्फॉर्मेशन दे सकें, और अगर कुछ शौक़ आपके अंदर मौजूद है बागबानी का, और कुछ ऐसे अपने छोटे से एक पोर्शन में किचन गार्डन बनाने का, तो अब शुरुआत आप कर सकते हैं। जो बेसिक नॉलेज है वो हमने आपको दे दी, मगर आप मुझे दिखा रहे थे कि अगर आपने हेल्प लेनी है तो कुछ किताबें ऐसी हैं जो आपको ये उर्दू में है। बागबान के नाम से उर्दू में है, हाँ, ये उर्दू में है और एक इंग्लिश में भी इसका होती है? इंग्लिश वर्जन भी The मौजूद है, Gardener। द गार्डनर। तो ये पूरी बेसिक से सिखाया हुआ है सब। कंप्लीट कम्प्रीहेंसिव, क्योंकि ये कराची के और उसके एम्बियंस के मुताबिक ये लिखी गई है, और इस पे इनको सदारती तो लाहौर वाले क्या करें फिर? उनके लिए अलग किताब है? नहीं, लाहौर हमसे ज़्यादा इवॉल्व है। अच्छा, हम एरिड जोन में हैं, वो सेमी ह्यूमिड जोन में हैं। अच्छा। और वहाँ की शामें इतनी प्लेजेंट नहीं है जितनी आपकी शामें हैं। बिल्कुल। वो हर एक के अपने प्लस एंड माइनस पॉइंट्स Points होते हैं। वहाँ की सख्त गर्मी है, यहाँ माइल्ड है। हाँ, तो उनके अपनी माइल्ड तो खैर नहीं है, लेकिन उनकी एक्सट्रीम पे ज्यादा गर्मी होती है। लेकिन हमारे पास ह्यूमिडिटी होती है ना समंदर की। उससे बचे तो हमारे जाती थोड़ी पास शामें 9 बेहतर। महीने साउथ वेस्टली विंड होती है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ 3% वेजिटेशन के बावजूद हम अच्छी तरह सांस ले पा रहे सांस ले हैं। सकते हैं। ऑक्सीजन यहाँ नहीं प्रिपेयर होती, कहीं और से ट्रांसपोर्ट होके आती है। बिल्कुल बिल्कुल। सो खैर, थैंक यू आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने नॉलेज हम तक पहुंचाई और हमारे नाज़रीन ने आपसे बहुत कुछ सीखा। ये था हमारा आज का शो। उम्मीद है आपने कुछ समझा, सीखा होगा। शादी ब्याह का शो नहीं था, लेकिन ये वो शो था
जो बहुत ज़रूरी भी था आपको बताना। अभी इतने सारे आपने चलते फिरते इतने मज़ेदार शोज़ देखे हैं, तो ये भी एक इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी थी आज के शो के ज़रिए। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज़।